हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आप लोगों का स्वागत है आई एम द फेटेड विलेन की 11th एपिसोड के अंदर। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि रॉबिन ने गुचेंग को बता दिया था कि ये दुनिया उसके सपनों के अंदर अक्सर आया करती है। गुचेंग को ये बात काफी ज्यादा जानी पहचानी लगती है, इसीलिए वो सिस्टम से कहता है कि इसे मेरे लिए एनालाइज करो। इसीलिए एपिसोड की शुरुआत में गुचेंग यानियो से कहता है कि तुम इसे बात के लिए रेडी रह जाओ और इसका अच्छे से ख्याल रखना। इसके बाद सिस्टम गुचेंग को बताता है कि रॉबिन रिकार्नेशन है हाई प्रीस्टेस ऑफ डायनेस्टी फ्रॉम द इमॉर्टल पैलेस। इसके बाद गुचेंग से हमें पता चलता है कि रॉबिन के पास जो फिजिक है वो निहाइलेट डायनेस्टी फिजिक है, जो कि स्पेस और टाइम को कंट्रोल करने का पावर देती है। और बेशक ये काफी ज्यादा पावरफुल फिजिक थी पिछले टाइम में जब डिमांड लॉर्ड ने पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसी वजह से पूरा इमॉर्टल पैलेस भी बर्बाद हो गया था। तो फिर वहाँ की हाई प्रीस्टेस ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया जिससे वो यूनिवर्स बनने से पहले ही चली गई और उन्होंने वहाँ पे एक दुनिया को बनाया जिसका नाम सेलेस्टियल बोट ऑफ क्रिएशन था। इसके बाद वो इसी तरीके से और भी कई सारे रास्तों में गई जिससे होने वाली कैलेमिटीज यानी तबाही को रोका जा सके। इसके बाद डिमन लॉर्ड की जो आर्मर मेमोरीज थी वो पूरी तरीके से घायल हो गई और इसीलिए सिस्टम का इफेक्ट गुचेंग के ऊपर लगातार कमजोर होते जा रहा है। यानी कि गुचेंग को जब तक कोई बड़ा झटका नहीं लगता है तब तक सिस्टम उसे डिमन लॉर्ड की कोई भी मेमोरीज नहीं दिखाएगा। लेकिन रॉबिन जाने से पहले गुचेंग से एक रिक्वेस्ट करती है कि उसके साथी जो यहाँ पे आए हैं वो भी उसकी तरह बेसहारा हैं, लाचार हैं। इसीलिए गुचेंग उनके ऊपर ज्यादा जोर जबरदस्ती ना करे, बेशक वो उन्हें मारने से मना कर रही थी। गुचेंग आगे से कहता है कि मैं उनके ऊपर जोर जबरदस्ती क्यों करूंगा। इससे रॉबिन खुश हो जाती है और वो गुचेंग से कहती है कि अगर उनके प्लेनेट पे वापस लौटने का रास्ता नहीं है तो फिर रॉबिन यहीं पे रुके गुचेंग के साथ फ्यूचर में कल्टीवेट करना चाहती है। गुचेंग उससे कहता है कि तुम वापस नहीं जा सकती हो तो फिर मेरे लिए काम क्यों नहीं करती हो, वैसे भी तुम्हें खुद के रोकने के लिए शेल्टर की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए रॉबिन तुरंत मान जाती है। गुचेंग उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन इस बात के ऊपर नहीं डिपेंड करती है कि तुम करना चाहती हो या नहीं, इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट और क्वालिफिकेशन है या नहीं। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। और गुचेंग ये कहते हुए अपने अंदर से वार्म ऑरा रिलीज कर रहा था जिससे रॉबिन को गुचेंग काफी ज्यादा अच्छा और हैंडसम लगता है। अब इसके बाद हम लोग रॉबिन को देखते हैं जहाँ पे कई सारे स्टोन लगे हुए थे जो कि उसकी क्वालिफिकेशन को मापने वाले थे और उसने सातों कलर को अचीव कर लिया था, यानी वो एक जीनियस है। वह गुचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी फॉर्चून वैल्यू इतनी ज्यादा हाई है तो बेशक ये ऑर्डिनरी पर्सन कैसे हो सकती थी। गुचेंग रॉबिन से कहता है कि तुम्हारे पास अच्छा टैलेंट है, मैं तुम्हारे लिए एक मास्टर ढूंढूंगा, तुम उसके साथ ही रहना और वो कल्टीवेशन को करना। रॉबिन इसके लिए मान जाती है और गुचेंग से कहती है कि वो पक्का ये सब कुछ करेगी। गुचेंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक दे रहा हूँ, मुझे निराश मत करना। वह भी रॉबिन को कुछ महसूस तो होता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन वो इस टेक्निक के अंदर से पावरफुल ऑरा महसूस कर पा रही थी और मुझे लगता है कि गुचेंग ने इसके ऊपर भी स्लेव मार्क लगा दिया है ताकि फ्यूचर में कोई परेशानी न हो। वह भी रॉबिन गुचेंग से कहती है कि वो उसकी दया को कभी भी नहीं भूलेगी और भले ही वो उसे रीपे ना कर पाए लेकिन वो उससे हमेशा लॉयल रहेगी अपनी जिंदगी भर। गुचेंग यान्यू से कहता है जाओ और जाके इसे नए कपड़े दे दो और नहाने के लिए बात रेडी करो। पेपे गुचेंग मन के अंदर सोचता है कि वो टेक्निक प्रैक्टिस करने के बाद तुम लॉयल रहती हो या नहीं रहती हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। मैंने बताया ना कि इसने पहले ही स्लीव मार्क लगा दिया है ताकि फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। अब इसके बाद हम लोग जियांग चन को देखते हैं और उसे होश आता है तो निटियान उसे कहता है कि तुम्हारी आंखें खोल गई। जियांग चन उठते ही उन लोगों से पूछता है कि रॉबिन कहाँ है। नियांटन उसे बताता है कि वो उसे आधा दिन हो गया है और वो अभी तक वापस नहीं आई है। साइड में एक लड़की बैठी हुई थी, वो आगे से कहती है कि उसे क्या ही फर्क पड़ता है वो आए या ना आए, अगर उसने हमें आर्कोलॉजी के लिए इनवाइट न किया होता तो हम लोग इतने बुरे हालातों में ना फंसे होते। जियांग चन रॉबिन को डिफेंड करने की कोशिश करता है तो वो लड़की कहती है कि उसे डिफेंड करने के बारे में सोचो ही नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि अभी वो उस आदमी के साथ उसके पैलेस के अंदर एंजॉय कर रही होगी, उसे हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है और तुम्हें इतना क्यों जलन हो रही है, वो तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचती है। वह फिर जियांग चन को तो बस ऐसा ही लगता था कि रॉबिन ऐसी वैसी लड़की नहीं है। उसी टाइम पे उन लोगों को आवाज सुनाई देती है कि वहाँ पे कोई आ रहा है और जब वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो फिर वहाँ पे रॉबिन गुचेंग और यान्यू थे। वहीं पे रॉबिन ने अपने कपड़े बदल लिए थे। जिसके बाद रॉबिन गुचेंग की तरफ देखती है तो गुचेंग यान्यू से कहता है कि सभी को आजाद कर दो, जिससे वो सभी लोग खुश हो जाते हैं कि वो लोग अब आजाद होने जा रहे हैं। जिसके बाद सभी लोगों को आजाद कर दिया जाता है और सभी कारखाने से बाहर निकल आते हैं। वहीं पे रॉबिन गुचेंग से पूछती है क्या वो अपने दोस्तों के साथ बात कर सकती है। गुचेंग कहता है जाओ और जाके जैसे करना है वैसे बात करो। इसके बाद रॉबिन अपने लोगों को लेके वहाँ से निकल जाती है तो यान्यू गुचेंग से
पूछती है कि आप उन्हें काफी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, खासकर उस लड़की को। लेकिन वो बाद में गुचेंग से माफी मांग लेती है क्योंकि उसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन गुचेंग उसे डांटता नहीं है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस उनके ऊपर नजर रखो। जिससे यानियो को समझ में आ जाता है कि गुचेंग दूध का दूल्हा नहीं है। राविन को लेके उसके कुछ अलग ही विचार हैं। अब इसके बाद हम लोग राविन के क्लासमेट्स को देखते हैं, जहाँ पे वो आपस में बात कर रहे थे कि गुचेंग काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, वो हमें जाने दे रहा है। लेकिन ये चमकीलो बाले वाली लड़की आगे से कहती है कि वो हमें काफी टाइम से बंद रखे हुए थे, उन्हें कम से कम हमें कंपनसेट करना चाहिए। जिसपे एक बंदा उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर मिलिट्री के अंदर एक ऑफिशियल हैं। जिसपे ये लड़की आगे से कहती है कि जब इन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है और अगर ये वापस चले जाते हैं तो ये अपने ग्रैंडफादर को यहाँ पे लेके आएगी और इन लोगों को अच्छा सबक सिखाएगी, इन की मास्टर्स को। वापिस जियांग चन राविन से पूछता है कि उस बंदे ने हम लोगों को जाने कैसे दिया और तुमने कपड़े क्यों बदल लिए। जिसपे राविन उन्हें बताती है कि कुछ खास बात नहीं है, गुचेंग ने बस उससे उसके बैकग्राउंड और प्लेनेट के बारे में पूछा। जिसपे राविन ने उसे सही सही जवाब दिया, जिससे गुचेंग खुश हो गया। और गुचेंग कोई बुरा इंसान नहीं है, ना ही वो उनके प्रति कोई बुरे इंटेंशन रखता है। जियांग चन उसे पूछता है कि तुम्हारे आगे के क्या प्लान है। जिसपे राविन आगे बताती है कि वो गुचेंग से कह के उन लोगों के लिए एक सेफ जगह ढूंढवा देगी जहाँ पे वो लोग रह सकेंगे, और अगर उसे कुछ रास्ता मिल जाता है उन्हें वापस भेजने का तो वो उन्हें वापस भेज देगी। जियांग चन उसे पूछता है तुम्हारे बारे में क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगी। जिसपे राविन मना कर देती है और आगे से कहती है कि वो यहाँ पे यंग मास्टर की साइड पे रह के उसके साथ ही रहेगी, इसलिए वो उन लोगों के साथ नहीं जा सकती है। शायद से दीदी को पता नहीं है कि यंग मास्टर के पास पहले से ही कई सारी लड़कियां हैं और एक प्लैटिनम वाइफ भी है। बेशक जियांगचन को इससे दिक्कत होती है और वो उसे कहता है कि उसने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया है कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकती हो। जिसपे राविन आगे से कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं यहाँ पे खुश रहने वाली हूँ, मैंने तुम्हें अपने ड्रीम के बारे में बताया था, इसलिए अब मैं तुम लोगों के साथ और ज्यादा नहीं रह सकती हो। लेकिन जियांगचन अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसे कहता है कि उसका मीनू ने तुम्हारे ऊपर कोई मैजिक लगा दिया है, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं चलना चाहती हो। लेकिन राविन उसी के ऊपर चिल्ला देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें ये मास्टर के खिलाफ ऐसे शब्द इस्तेमाल करने नहीं दूंगी। जिससे जियांगचन का दिल टूट के बिखर जाता है और वो बेचारा अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं अभी तक तुम्हारे लिए ये सब करते हुए आया और तुम बस यहाँ पे आके ही किसी और के लिए मेरे ऊपर चिल्ला रही हो। और वो उन लोगों को बताती है कि गुचेंग ने उसे बताया है कि वो एक गिफ्टेड पर्सन है, इसलिए वो जल्द ही कल्टीवेशन शुरू करने वाली है। अब वो दोनों इस दुनिया से नहीं है, वो लोगों के रास्ते अलग हो गए हैं। इस पे जियांगचन उसे कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो जो कुछ भी कहेगा तुम उसके ऊपर यकीन कर लोगी। लेकिन वो लोग आगे बात कर पाते कि उससे पहले ही वहाँ पे एक सर्वेंट आता है जो कि आके उन्हें डरा देता है और बाद में उन्हें बताता है कि गुचेंग ने उनके लिए दावत रखी है, वो लोग उसे फॉलो करें। वह पे जियांगचन नीटियान से पूछता है क्या तुमने उसे महसूस किया। इस पे नीटियान बताता है कि वो साला भूत की तरह सामने आ गया, मैंने तो अपनी पैंट ही गीली कर दी थी। वह पे जियांगचन को समझ में आ जाता है कि वो लोग इतने ज्यादा कमजोर हैं कि यहाँ का कोई भी बंदा उन्हें आसानी की तरह मसल सकता है। खैर इसके बाद हम लोग उन सभी लोगों को दावत के अंदर देखते हैं जहाँ पे एशियन कॉन्टिनेंट के लोग और रोइन के लोग एक साथ बैठ के डिनर कर रहे थे। अब इसके बाद गुचेंग उन लोगों से कहता है कि अभी तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बस गलतफहमी थी, अब सारे गिले शिकवे माफ करो और आराम से बैठ के खाना खाओ। और वो सभी लोग गुचेंग से कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। वह पे जियांगचन उन लोगों से कहता है कि इतना सब झेलने के बाद तुम लोग शुक्रगुजार कैसे हो सकते हो। वह पे नीटियान उसे कहता है कि भाई खाना खा ले, पहले पेट भर ले, जिसके बाद हम लोग कुछ सोचेंगे। लेकिन उसी टाइम पे जियांगचन के पेट के अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, जिसके बाद वो अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके सामने वही शिप थी जिसकी मदद से ये लोग इस दुनिया के अंदर आ गए थे, ब्रोंज बोट शिप। वो शिप जियांगचन को बताती है कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर हूँ और मैं एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट हूँ और तुम आर्टिफैक्ट के वेसल। हम दोनों ही सेलेस्टियल बोट ऑफ क्रिएशन से जुड़ गए हैं। इससे जियांगचन को खुशी हो जाती है कि अब वो ताकतवर बन सकता है। इसके बाद वो बोट जियांगचन को बताती है कि सेलेस्टियल बोर्ड ऑफ क्रिएशन फर्स्ट सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है जो कि यहाँ पे मौजूद है और ये रिकार्नेशन के टाइम को रिवर्स करने का दम रखता है और ये कई सारे लाइफ के अंदर प्रिसिव यानी झेंक भी सकता है और उन्हें अचीव कर सकता है। साथ ही में फ्यूचर को भी हल्का बहुत प्रिडिक्ट कर सकता है। साथ ही में ये पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये इस दुनिया की सबसे पहली इमॉर्टल ऑब्जेक्ट है। जियांगचन बोट से पूछता है कि तुम्हारा मतलब कि हम लोग पावरफुल हैं, लेकिन वो बोट उसे बताती है कि तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो, लेकिन चिंता न करो, मैं धीरे धीरे करके तुम्हारी बॉडी को ट्रेन करवाता रहूंगा, जिसके बाद तुम्हारी फिजिक सेक्रेट फिजिक के अंदर बदल जाएगी और तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और इस दुनिया के अंदर पियरलेस बन जाओगे। इससे जियांगचन को सपना आने लगता है कि जब वो ताकतवर हो जाएगा तो फिर उसे ये सब कुछ सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो गुचेंग को भी मजा चखा सकता है। इसके बाद जियांगचन अपने पेट पे हाथ रखे हुए था और वो बोट से कहता है कि तुम मेरी मदद करोगे, मुझे यकीन है। वह भी नीटियन उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम अपने पेट को क्यों पकड़े हुए हो, क्या तुम्हारे पीरियड चल रहे हैं। इसके बाद वो बोट जियांगचन को बताता है कि रुइन जो उस लड़की बगल में खड़ी है। जियांगचन उसे पूछता है कि इससे क्या मतलब है। वहीं पे गुचेंग जियांगचन को देख लेता है जो वो रुइन की तरफ देख रहा था, जिसपे रुइन आगे से बताती है कि हमारे
हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, हम बस क्लासमेट्स हैं। गोचेंग कहता है कि अच्छा ये तो काफी सिंपल बात है, लेकिन रुइन आगे से माफी मांगती है और कहती है कि वो मुझे कुछ ज्यादा ही एडमायर करता है। इस पे गोचेंग कहता है कि अच्छा ये बात सेंस बनाती है। तो रुइन बताती है कि हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। गोचेंग उसे कहता है मुझे पता है, लेकिन उसके हालात कुछ ठीक नहीं है, तुम उसे जाके चेक क्यों नहीं करती हो। इससे रुइन को भी जियांगचन की हल्की फुल्की चिंता होने लगती है। वहीं पे वो बोट जियांगचन को बता देती है कि रुइन उनके क्लैन की एक पावरफुल लेडी की रिकार्डिनेशन है, द हाई प्रीस्टेस ऑफ डायनेस्टी। साथ ही में उसके बगल में जो आदमी बैठा हुआ है उसके अंदर से भयानक खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा है। वो इतना ज्यादा खौफनाक है कि मेरी सोल भी कांप रही है। हम बिल्कुल भी रोविन को उसके बगल में होने नहीं दे सकते हैं। वो एक चलता फुरता चीनी में लिपटा हुआ जहर है। लेकिन रोविन वहाँ पे जियांगचन की बेइज्जती कर देती है, ये कहते हुए कि तुम गोचेंग को इस तरीके से घूर के निराश नहीं कर सकते हो। वहीं पे वो बोर्ड भी जियांगचन से यही कहता है कि हमें एक्सपोज मत होने देना, चुपचाप रहो। और वो सभी लोग जियान के ऊपर हंसने लगते हैं कि ये तो हल्का फुल्का सा बेवकूफ है। साथ ही में जो लोग उसके साथ थे उन्हें भी समझ में नहीं आता है कि जियांगचन इतना ज्यादा उखड़ा हुआ क्यों है। वहीं पे रोविन गोचेंग से कहती है कि तुम उसे सीरियस मत लेना, वो थोड़ा सा परेशान है बस। गोचेंग आगे से कहता है कि मुझे कोई चिंता नहीं है। वहीं पे हम लोग जियांगचन को देखते हैं और इसकी वैल्यू पता नहीं बढ़ क्यों रही थी, अक्सर तो घटती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सिस्टर यानजी आती हैं, जिनको हमने काफी टाइम बाद देखा है। वहीं पे वो आते हैं, गोचेंग को ग्रीट करती हैं। वहीं पे वो बोट जियांगचन को बता देता है कि इस लड़की की कल्टीवेशन हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए उसे हमारे बारे में पता मत लगने देना। वहीं पे यानियो को भी पता चल जाता है कि सिस्टर यानजी का ऑरा उनके क्लैन के ग्रेट एल्डर से भी ज्यादा है। वहीं पे गोचेंग सिस्टर यानजी को वेलकम करता है और उन्हें कांग्रेचुलेट भी करता है सुप्रीम कोशी रियलम के अंदर एंटर करने के लिए। जिसके बाद गोचेंग रोविन को बताता है कि यही वो मास्टर है जिसको मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है, जाओ और जाके उसे ग्रीट करो। रोविन आगे बढ़ती है और सिस्टर यानजी को ग्रीट करती है। सिस्टर यानजी उससे कहती है कि तुम्हारा एटीट्यूड बुरा नहीं है। वह भी जियांगचन बोट से पूछता है कोशी सुप्रीम रियलम क्या कुछ ज्यादा शक्तिशाली है, जिसपे बोट उसे बताती है कि वो तुम्हें एक झटके के अंदर मार सकती है। जिससे जियांगचन काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन बोट उसे बताती है कि जब हम लोग अपनी पावर को अचीव कर लेंगे तो ये कोशी रियलम हमारे सामने कुछ भी नहीं रहेगा। अभी के लिए सिर्फ हम लोगों को रुइन की सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना है। वह पे जियांगचन मन के अंदर सोचता है कि अगर रुइन प्रैक्टिस कर सकती है तो वो भी तो कर सकता है। इसके बाद वो खड़ा होता है और गोचेंग से एक फेवर मांगता है, क्योंकि वो लोग वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकते हैं, तो फिर क्या वो लोग भी रुइन की तरह यहाँ पे कल्टीवेट करके इमोर्टल बनने के बारे में सोच सकते हैं। इस पे नीटियान भी आगे से खड़ा होता है, वो भी कहता है कि मुझे कल्टीवेट करना है और उड़ना है। और बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो भी कल्टीवेट करना चाहते थे। गोचेंग उन लोगों से कहता है कि तुम ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि कल्टीवेशन शब्दों का खेल नहीं है, टैलेंट ही यहाँ पे की है। अगर तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर तुम्हारी किस्मत कितनी ही अच्छी हो, लेकिन तुम कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। जियांगचन उसे पूछता है कि हम लोग अपनी क्वालिफिकेशन को कैसे चेक करेंगे। वहीं जियांगचन रुइन को गोचेंग के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता था। गोचेंग उनसे कहता है कि अगर तुम्हें लोगों को कल्टीवेट करना है तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। इसके बाद गोचेंग यानियो से कहता है कि जाओ और जाके इनके लिए तैयारियां शुरू कर दो। और इसकी आंखें पर्पल हैं, यानी कि कुछ मैसेज भिजवा दिया है उसने यानियो को। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लड़ाई की तैयारी हो चुकी थी, बस उन लोगों के आने का ही इंतजार था। वहीं पे वो मन के अंदर सोचता है कि मैं अपनी एबिलिटी के साथ टियानजिन को गोचेंग की नाक के नीचे से बचा नहीं सकता हूँ, इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि सबसे पहले वैन को ढूंढा जाए। इसके बाद गोचेंग उन लोगों को फिर से उसी पत्थर के पास लेके जाता है, लेकिन इस पत्थर के अंदर उसने कुछ सेटिंग कर दी है, जिससे ये लोग टैलेंटेड होंगे तो भी इन लोगों को टैलेंट नहीं पता चलेगा। गोचेंग उन्हें बताता है कि रोविन ने इस पत्थर के ऊपर हाथ रखा था और लाइट चमकने लगी थी, यानी उसके पास टैलेंट था। लेकिन तुम लोगों के पास टैलेंट है या नहीं, ये काफी ज्यादा रेयर होगा। अगर तुम लोग पास होते हो तो फिर मैं तुम्हें रिसोर्स दूंगा, जैसा कि मैंने रोविन के साथ किया है। नीटियन रोविन से पूछता है कि यह बात सच है, जिसपे वो कहती है कहाँ। इसके बाद नीटियन आगे बढ़ता है और उस पत्थर के ऊपर हाथ रखता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद नीटियन यानियो से पूछता है कि क्या हुआ है, जिसपे यानियो उसे कहती है माफ कर दे लड़के, लेकिन तू एक कचड़ा है। जिससे नीटियन का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो बड़ी उम्मीदें लेके आया था। खैर इसके बाद एक एक करके वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी लाइट नहीं जलती है। वह फिर जियांगचन को चिंता होने लगी थी, लेकिन वो बोट उनसे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने टैलेंट के साथ उन्हें सरप्राइज कर दोगे। इसके बाद जियांगचन आगे बढ़ता है और उस पत्थर के ऊपर हाथ रखता है, तो सबसे नीचे वाली लाइट जलती है, लेकिन जलने के बाद तुरंत बंद भी हो जाती है। जिससे वो बोट समझ जाती है कि पत्थर के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए जियांग उन लोगों से कहता है कि इस पत्थर के साथ कुछ तो गड़बड़ है, मैं दोबारा टेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन यानियो उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि कुछ भी नहीं हो सकता है। और बाकी सभी लोग भी उसे यही कहते हैं कि उसे कोशिश करना छोड़ देना चाहिए, वो कोई नॉवल का मेन कैरेक्टर नहीं है। इसके बाद गोचेंग उन लोगों से कहता है चलो बच्चा पार्टी, तुम लोगों की यहाँ पे पार्टी खत्म हुई, अब घर वापस लौट जाओ, तुम्हारे पास कल्टीवेट करने का टैलेंट नहीं है। वहीं पे सिस्टर यानसी को अच्छे से पता था कि जियांगचन का टैलेंट बुरा नहीं है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि गोचेंग ने स्टोन को इस तरीके से रेडी क्यों करवाया। खैर गोचेंग उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें सेफ प्लेस भेजे दे रहा हूँ, और वो यानियो से कहता है
है कि इनके लिए तैयारियां कर दो। वहीं पे जियांग को समझ में आ जाता है कि गोचेंग इसी मौके का फायदा उठाएगा उनसे पीछा छुड़ाने का। वो बोट उसे कहती है कि हमारे पास ताकत नहीं है उसे निपटने के लिए। अगर हम लोग मिस्ट्रेस को बचाना चाहते हैं तो फिर हमें सबसे पहले अपनी ताकत को रिकवर करने के बारे में सोचना पड़ेगा। वहीं पे जियांग गोचेंग को भर की गालियां देता है और कहता है पखंडी साला, सेटिंग करने के बावजूद हमें यहाँ पे सिर्फ दिखावा करवाने के लिए लाया कि हम लोग कल्टीवेशन टैलेंट दे सकते हैं। वहीं पे सिस्टर यांजी गोचेंग से पूछती है कि तुम्हें उस लड़की के अंदर ऐसा स्पेशल क्या दिखा है और तुम उसके साथियों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। इस पे गोचेंग आगे से बताता है कि तुमने देख ही लिया है कि उस लड़की के अंदर कुछ तो स्पेशल बात है और वो फ्यूचर के लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा काम की रहेगी। सिस्टर यांजी ये भी पूछती है कि उनमें से कुछ लोगों के पास तो स्पेशल टैलेंट भी था, लेकिन गोचेंग आगे से कहता है मेन सोर्स के सामने बाकी सब कुछ कचड़ा है। इस पे सिस्टर यांजी समझ जाती है और गोचेंग से कहती है कि मैं उसे अच्छे से ट्रेन करूंगी। लेकिन गोचेंग उनसे कहता है कि आपको ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है, बस दिखावा करिए जैसे कि आप उसकी फैमिली हैं और इस दुनिया में हमसे ज्यादा कोई अच्छे लोग नहीं है जो उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। अब इसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जहाँ पे गोचेंग के जो गार्ड्स थे वो उन लोगों को जंगल के अंदर ले आए थे। वो सभी लोग आगे से कहते हैं कि हमें तो तुम्हें सेफ जगह पे लेके जाना था, तुम तो हमें ऐसी जगह पे ले आए हो जहाँ पे घर का कोई नामो निशान नहीं है, यहाँ तक कि ये जगह तो बिल्कुल लोगों के रहने लायक भी नहीं लग रही है। वहीं पे वो गार्ड उन्हें घूरते हुए देख रहा था और अपनी पावर को एक्सपेंड कर रहा था। बोट को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और उसी टाइम पे वो गार्ड एक लड़की के ऊपर अटैक करता है और उसे मसल के मार देता है और उसकी खून की छींटे इन लोगों के ऊपर आके गिरती है, जिससे ये लोग थर थर कांपने लगते हैं। वहीं पे वो गार्ड उन्हें मारते हुए कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा आवाज कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोचेंग के बारे में बुरा सब कहने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जियांग उन लोगों से चिल्ला के कहता है कि ये हमें मारने वाले हैं, जल्दी भागो यहाँ से। इसके बाद सभी लोग अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं और वहाँ पे दो गार्ड्स थे वो उन लोगों को पकड़ते हैं। उनमें से एक गार्ड एक बंदे को पकड़ के ऊपर लेके जाता है और उसे नीचे छोड़ देता है। इससे वो धड़ाम से जमीन से टकराता है और उसकी गर्दन टूट जाती है। उसके साथ ही उसकी मौत को देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन तभी वो गार्ड उनके भी पीछे आने लगता है। तो फिर मोटा वाला बंदा लड़की को पीछे धक्का दे देता है और उसे कहता है कि मर जा। जिसपे वो गार्ड पीछे से उस लड़की की तरफ आगे बढ़ता है और अपने पंजों की मदद से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। जिसके बाद वो उड़ने वाला बंदा नीटियान की तरफ आगे बढ़ता है तो वो खाई से छलांग लगा देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो बड़ा सा राक्षस जियांग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जियांग जल्दी से जंगल के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे किसी पेड़ के पीछे खुद को छुपा लेता है। लेकिन वो दानव एक टाइटन की तरह उसका पीछा करते हुए कहता है कहाँ हो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, क्या तुम्हें बदला नहीं चाहिए, मैंने तुम्हारे दोस्तों को मार दिया है। वह पे जियांग की फटी पड़ी थी क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर वो बिल्कुल भी हरकत करता है तो वो एक झटके में मारा जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे वो दानव उसे ढूंढ लेता है जो कि बिल्कुल टाइटन की तरह उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करता है तो वो उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। लेकिन जियान के अंदर जो बोट थी वो उसको एक शील्ड के जरिए बचा लेती है जिससे वो बुलों से मरता नहीं है। लेकिन वो गार्ड दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उसी टाइम पे कोई उस गार्ड के ऊपर अटैक करता है और उसे पीछे खदेड़ देता है। वो दानव सामने की तरफ देखता है तो फिर उसके सामने एक मास्टर आता है जो कि उसे कहता है कि एक मॉडल को मार रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं है। जिसपे वो दानव आगे से यही कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किसी को बचाने की जब मास्टर उसे मारना चाहते हैं, तुम हो कौन। जिसपे वो बंदा आगे से कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है, ये बंदा मेरा है, मैंने इसके ऊपर नजर डाली है, अगर मरना नहीं चाहते हो तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ। जिसपे वो दानव कुछ भी नहीं कर सकता था और वो वहाँ से निकल जाता है बस ये कहते हुए कि मास्टर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जियांग आगे बढ़ता है और उस एल्डर को शुक्रिया कहता है, लेकिन उसके अंदर की बोट उसे बताती है कि ये कोई अच्छा इंसान नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा भरोसा मत करना। इसके बाद वो वेल्डर जियांग को बताता है कि वो एजर पीचर है, यानी कि ये किसी इवल पाथ को फॉलो करता है। बोट उसे मना करता है, लेकिन जियांग को अच्छे से पता था कि इस दुनिया के अंदर अच्छे इंसान है ही कहाँ। अगर वो यहाँ पे सर्वाइव करना चाहता है तो भले ही वो डीमन बन जाए, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सर्वाइव करेगा। वहीं पे वेल्डर उसे बता देता है कि ये डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट है, अगर वो इसको एक्सेप्ट करता है तो फिर वो 118वां सक्सेसर बन जाएगा और डिमोनिक आर्ट्स को फॉलो करेगा। मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, इसीलिए खुद को पहले से ही तैयार कर लो। वहीं पे वो जियांग को मना कर रहा था कि ऐसा कुछ भी मत करो, ये बिल्कुल भी अच्छा सेक्टर नहीं है। लेकिन जियांग के पास कोई भी चारा नहीं था क्योंकि उसे जिंदा रहना था। इसके बाद वो दोनों गार्ड्स गोचेंग के पास आ जाते हैं और उन्हें बता देते हैं कि उन लोगों ने सबका सफाया कर दिया है। लेकिन नीटियान अचानक से किसी पावर को अवेकन कर लेता है और खाई से छलांग लगा के भाग जाता है और उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वहीं पे वो बड़ा वाला दानव गोचेंग को बताता है कि जियांग को एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन ने बचा लिया है। गोचेंग उनसे कहता है कोई बात नहीं है, जाओ जाके तुम लोगों ने अच्छा काम किया, जिससे वो लोग खुश हो जाते हैं। वहीं पे गोचेंग को पता था कि जो लोग बच गए हैं वो स्पेशल ट्रैवलर्स हैं। उनकी सिचुएशन के मुताबिक नीटियान खाई से गिर के मरेगा नहीं, जिसके बाद पता नहीं उसका किससे सामना होता है, लेकिन वो पक्का किसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करेगा और कल्टीवेशन की पीक पे पहुंच जाएगा। इसके बाद गोचेंग किंग्सवान से पूछता है कि तुम्हारी बहन कहाँ
पे है, क्या तुम्हारी उससे कोई बात हुई? किंग्सवन उसे पूछता है कि तुम्हें मेरी बहन की चिंता क्या हो रही है। इस पे गोचेंग आगे से बताता है कि तुमने मुझे अपनी बहन के बारे में बताया तो मैं बस उसके सिचुएशन को लेके थोड़ा सा क्यूरियस हूँ। इस पे किंग्सवन आगे से कहती है कि चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन वो ठीक काम कर रही होगी। शायद वो लोअर रियलम के अंदर गई होगी मदर से मिलने के लिए। अभी तक उसकी तरफ से कोई भी संदेशा नहीं आया है। इसके बाद गोचेंग किंग्सवन से पूछता है कि तुम अपनी मदर के बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम उन्हें मिस करती हो या फिर तुम उनसे नफरत करती हो? किंग्सवन इसका कोई भी जवाब नहीं देती है, उसे जवाब पता ही नहीं है। लेकिन अगर वो गोचेंग की साइड पे है तो वो खुश है। गोचेंग उससे कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है, तुम जी फैमिली से छुपी हुई हो, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। जिससे किंग्सवन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। गोचेंग उसे बताता है कि तुम बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह लगती हो, इसीलिए जब तक तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती हो तो मैं जी फैमिली को फ्यूचर में अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा। सोकिंग इस बात से हैरान होती है तो गोचेंग उसे पूछता है तुम्हें कोई दिक्कत है क्या तुम मुझसे और ज्यादा प्यार नहीं करती हो? जिस पे किंग्सवन आगे से कहती है कि नहीं भाई, जी फैमिली क्या चीज है, वो तो गोचेंग के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। गोचेंग उसे कहता है कि अच्छी बात है कि तुम बदली नहीं हो, हमें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास और भी काम बचा हुआ है। जिस पे किंग्सवन कहती है कि पर्पल मेंशन को निपटाना है, यही ना, हमने काफी टाइम तक इंतजार किया है कि कब तक पर्पल मेंशन पूरी तरीके से अंडर सीज हो जाए। इसके बाद हम लोग पर्पल मेंशन को देखते हैं जहाँ पे हर तरफ तबाही मची हुई थी। वहीं पे हम लोग गो के फादर को भी देखते हैं और वो भी यहाँ पे मजा करने के लिए आए हुए थे। वहीं पे किंग्सवन गोचेंग से पूछती है क्या वो लोग सच में यहाँ पे टियानजुन को बचाने के लिए आएंगे? जिस पे गोचेंग आगे से कहता है कि बिल्कुल वो लोग बचाने के लिए आएंगे। जिसके बाद हम लोग हाओ के फादर को देखते हैं जो कि उसे पूछते हैं क्या तुम्हें टियानजुन मिला? जिस पे हाओ बताता है कि गोचेंग बहुत ज्यादा चालाक है, उसने यहाँ पे इतने ज्यादा शिप्स के नंबर भेजे हैं कि हम लोग चाह के भी ढूंढ नहीं सकते हैं। हाओ के फादर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि पर्पल मेंशन की आर्मी कुछ ही दूर पे है और कुछ ही देर में वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे, जिसके बाद वो गोचेंग की फैमिली के साथ यहाँ पे लड़ाई करने लगेंगे और उनका एम्पायर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसके बाद हाओ अपने एल्डर से पूछता है तो वो साफ मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि पर्पल मेंशन टारगेट है और उनका सुप्रीम केव हेवन बिल्कुल भी इस मामले में घसीटा नहीं जाना चाहता है। जिससे हाओ को समझ में आ जाता है और वो अपने फादर से कहता है कि वो जाके वैन को ढूंढेगा और उससे मदद मांगेगा जिससे वो लोग गोचेंग से भीख मांग सकेंगे। अब एक यही चीज है जो वो लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग वुया को देखते हैं जो कि वैन से मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि शायद से मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं, तुम परेशान दिखाई दे रही हो। जिस पे वैन आगे से यही बताती है कि गोचेंग की वजह से यहाँ पे लड़ाई होने वाली है, इसलिए उसका बिजनेस काफी ज्यादा घाटे में जा रहा है। तो वुया उसे कहता है कि तुम ये जगह छोड़ के चली क्यों नहीं जाती हो, यहाँ पे बिजनेस बंद कर दो। लेकिन वैन जाने से मना कर देती है, जिससे वुया को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ हाओ की वजह से हो रहा है। लेकिन वुया ने फैसला कर लिया था कि वो कभी भी वैन को जाने नहीं देगा, यानी कि भड़वा गिव अप नहीं करेगा। वैसे वुया यहाँ पे एक गार्डियन बन के आया था क्योंकि वैन की फैमिली ने उसके लिए एक गार्डियन असाइन किया था जो कि डर के मारे भाग चुका है, इसीलिए वुया उसकी जगह लेने के लिए आया है। उसी टाइम पे एक लड़की वैन के पास आती है और उसे बताती है कि हाओ उसे मिलने के लिए आया है, लेकिन वैन उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं उसे मिलना नहीं चाहती हूँ। लेकिन हाओ खुद ही वहाँ पे चला आता है जो कि उसे कहता है कि ये मामला अर्जेंट है, सिर्फ वैन ही अब उसे बचा सकती है। लेकिन वैन उसे कहती है कि तुम्हारी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई, बाहर चले जाओ। जिसपे हाओ आगे से माफी मांगता है कि उसकी गलती थी और वो अभी भी उसके ऊपर गुस्सा होगी, लेकिन वो कसम खाता है कि अब से वो उसकी हर एक बात मानेगा क्योंकि बवाल काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। लेकिन वो हाओ को वहीं पे रोक देता है और उसे कहता है कि आगे न बढ़ो। लेकिन वैन आगे बढ़ती है और हाओ से पूछती है तुम मेरी बात मानोगे ना? जिसपे हाओ आगे से कहता है कि वो उसकी बिल्कुल बात मानेगा क्योंकि आर्मी यहाँ पे जल्द ही आने वाली है जिससे उनका एम्पायर डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर उन लोगों को ये डिस्ट्रक्शन रोकना है तो फिर उन्हें गोचेंग को यहाँ से भगाना पड़ेगा। इसके बाद हाओ वैन से कहता है कि तुम जानती हो कि मेरा रिलेशनशिप गोचेंग के साथ अच्छा नहीं है, इसीलिए हाओ चाहता है कि वैन गोचेंग से भीख मांगे कि वो यहाँ पे चला जाए, जिससे वर्मिलियन बर्ड एम्पायर को कुछ भी नहीं होगा अगर वो यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वैन इसे निराश हो जाती है क्योंकि वैन असल में ये चाहती थी कि हाओ अपनी फैमिली को लेके एम्पायर से चला जाए, इससे उसकी जान तो बच जाएगी भले ही एम्पायर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वो आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं गोचेंग से भीख मांगूंगी, क्या वो मुझसे मिलने के लिए राजी भी होगा? अगर मान भी जाता है तो फिर मैं उसे मनाऊंगी कैसे यहाँ से जाने के लिए? जिसपे हाओ उसे कहता है कि तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो और तुम उससे मिलने के लिए उसके मेंशन भी अक्सर जाया करती हो, वो भी अकेले। इसी वुया हैरान होता है क्योंकि उसे शुरुआत में लगा था कि यहाँ पे लव ट्रायंगल होगा, लेकिन अब तो रेक्टेंगल हो गया है, यानी कि 4 कोने। गुफा वाला बंदा वुया से कहता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप तो काफी ज्यादा बेकार है भाई। हाओ वैन से कहता है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा फॉलो किया है और मुझे सब कुछ पता है, अगर यहाँ पे इमरजेंसी ना होता तो मैं ये सब कुछ कहता भी नहीं। लेकिन वैन इस बात को गलत लेती है और आगे से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं ही सिर्फ वर्मिलियन बर्ड क्लैन को बचा सकती हूँ, इसीलिए तुम्हारे जैसा कौशे रियलम का बंदा अपना सर झुका के मुझसे माफी मांगने आया है ताकि मैं उसकी मदद कर दूं। और वो वैन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि इसीलिए तुम लगता है कि मैं उसके साथ चिपकी हुई हूँ, मैं बस तुम्हारी आंखों के अंदर एक बेवकूफ कमीनी हूँ जो इधर उधर घूमती रहती है, यही सब कुछ तुम इस बारे में सोचते हो ना?
जिसपे हाउ अपने घुटनों पे आ जाता है और आगे से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास अपनी वजह हो सकती है, लेकिन वैन उसे वहीं पे चुप करा देती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन हाउ वैन की तरफ आगे बढ़ रहा था मदद मांगने के लिए, लेकिन वुया उसे रोक लेता है। इसके बाद वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए उसे बाहर फेंक देता है। वहीं पे हाउ उसकी पावर को देख के हैरान होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा जैसा पावरफुल कल्टीवेटर वैन की साइड पे क्या कर रहा है, तुम्हारा क्या इरादा है। इन दोनों प्रेमी के बीच में बस एक ही बात होती है जो कि मैं एक सेंटेंस में कहूंगा, तू पीछे हट जा, तू पीछे हट जा, मैं तुझे वैन के पास नहीं जाने दूंगा। इसके बाद वो दोनों अपनी पावर को रिलीज करते हैं और फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक तरफ शेर आगे बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ से ड्रैगन। वेपी सिस्टम गोचंग को बताता है कि दो फॉर्चून चूजर मन आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वेपी गोचंग ये देख के खुश हो जाता है और कहता है लड़ो सालो, मजा आएगा। और उसे यकीन हो जाता है कि वैन ने उसे निराश नहीं किया। हालांकि गोचंग के पास अभी टाइम नहीं है कि वो फाइट को जाके एंजॉय कर सके, क्योंकि वॉर खत्म होने के टाइम पे आ चुकी है और बड़े लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रेट एल्डर पर्पल मेंशन वाले वो गोचंग से कहते हैं, गू फैमिली की छोटी लेंडी, तूने हमारे साथ बहुत कुछ बुरा किया है। तूने हमारे मेंशन के हायर टियानजुन को बहुत बुरी तरीके से मारा, हमारे सुप्रीम एल्डर को भी मार दिया और हमारे पूरे पर्पल मेंशन को हर किसी का दुश्मन बना दिया। गोचंग उससे कहता है, क्या तुम ग्रेट एल्डर हो पर्पल मेंशन के? इस पे ग्रेट एल्डर आगे से कहता है कि टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टियानजुन को मेरे हवाले कर देते हो तो फिर तुम्हारी बॉडी वन पीस में छोड़ दूंगा। जिसके बाद वो गिनती गिनना शुरू करते हैं तो गोचंग अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि चार्ज करो, और वो आगे से कहता है कि मुझे धमकी देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इसके बाद एक तरफ से गोचंग के लोग यानी एशियन कॉन्टिनेंट वाले लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ से पर्पल मेंशन वाले लोग आगे बढ़ते हैं। ये लोग यहाँ पे धूम धड़ाके के साथ लड़ाई करते हैं और हर तरफ तबाही मचा देते हैं। और ये पैनल सबसे मजेदार पैनल है जहाँ पे दोनों ग्रुप आपस में एक दूसरे के साथ हमला करते हैं। ऑथर के पसीने छूटने गए होंगे इसको बनाने में। वहीं पे दोनों पार्टीज को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। कभी एक पार्टी भारी पड़ती तो कभी दूसरी, लेकिन दोनों के बीच में घाटा तीसरे का हो रहा था, वर्बिलियन बर्ड एम्पायर का। वहाँ पे तबाही मच रहे थे। जो भी लोग थे वो सभी अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं। वहीं पे ग्रेट एल्डर गोचंग से कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे बस एक मूव इस्तेमाल करना है जिसके बाद तुम धूल में बदल जाओगे। गोचंग आगे से कहता है, करते क्यों नहीं हो भाई, अगर बोलना ही है तो बोल ही लो या फिर कर ही दो। ग्रेट एल्डर आगे से कहते हैं कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास प्रोटेक्टर हो तो फिर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, मुझे तुम्हें मारने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे एल्डर आ जाते हैं। फिर गोचंग आगे से उन्हें ताना मारते हुए कहता है कि ये सभी सुप्रीम रियलम पे हैं। पर्पल मेंशन पूरी तरीके से बैटलफील्ड के अंदर हार रहा है, लेकिन इसके बावजूद तुम इतने सारे लोगों को ले आए सिर्फ मेरे लिए। ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे दिल लगी हो गई है एल्डर। ग्रेट एल्डर आगे से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी इस पैनी मुस्कान के पीछे एक चालाक लोमड़ी फंसा हुआ है। सेवेंथ एल्डर इसी चक्कर में मारे गए थे, तो बेशक मैं केयरलेस नहीं हो सकता हूँ। इसके बाद वो चारों एल्डर आगे बढ़ते हैं गोचंग के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन उसी टाइम पे एशियन कॉन्टिनेंट के जो लोग थे वो सब आगे बढ़ते हैं और उन एल्डर्स के साथ फाइट करने लगते हैं। लेकिन ग्रेट एल्डर ने ये भी प्लान बना रखा था कि अगर ये चार हार जाते हैं तो भी उनके पास एक प्लान था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक और एल्डर बाहर निकलता है जो कि गोचंग के ऊपर स्नीक अटैक करता है और गोचंग को अपने साथ हेवनली लार्टेन के अंदर खींच के लेके जाता है। गोचंग उसे देख के हैरान हो जाता है क्योंकि ये आर्टिफैक्ट एम्परर लेवल पे था। अब इसे यानयो और किंग जुआन को गोचंग की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोचंग और एल्डर अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एल्डर गोचंग को बताते हैं हार्टियान लार्टेन एक खास तरह का आर्टिफैक्ट है जो कि उनको बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग कर देता है। इसके अंदर ऑरा नहीं आ सकता है तो कोई इंसान बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। गोचंग आगे से कहता है कि ये एक पिंजड़े की तरह है ना। जिसपे एल्डर उसे कहते हैं, बच्चे तुम अभी समझे नहीं हो, तुम्हारे हालात कैसे हैं, कोई भी प्रोटेक्टर अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे नहीं आ सकता है और मुझ जैसा एक सुप्रीम आसानी के साथ ग्रेट सेक्रेट रियलम के तुम जैसे बंदे को मार सकता है। लेकिन गोचंग आगे से हंसते हुए कहता है कि एल्डर आप लकी हैं, क्योंकि आपको मरने से पहले सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद गोचंग अपने डिमोनिक एम्परर की पावर्स को एक्टिवेट करता है। अब इसके बाद हम लोग हाउ के फादर को देखते हैं जो कि अपने मेंशन को इस तरीके से बर्बाद होते हुए देख रहे थे और वो आगे से कहते हैं कि हजारों सालों की मेरे एंसेस्टर्स की इनहेरिटेंस मेरे जनरेशन में ही बर्बाद होनी थी। वहीं पे उनका बेटा अलग ही लड़ाई करने में बिजी है। जब वो दोनों लड़ाई कर ही रहे थे उसी टाइम पे वैन उन्हें याद दिलाती है कि वॉर चल रही है और उसी टाइम पे कई सारे धमाके उनके ऊपर आके गिरने वाले थे। लेकिन हाउ जल्दी से आगे बढ़ता है और उन लोगों को रोक लेता है। वहीं पे वुया वैन को गोद में उठा लेता है जिसे हाउ की बहुत बुरी तरीके से जलती है, लेकिन वुया उसे इग्नोर करके वैन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, खतरा काफी ज्यादा बढ़ रहा है। वैन उससे पूछती है तुम्हारे बारे में क्या, तो वुया बताता है कि उसे कुछ काम करने के लिए जाना है। इसके बाद वुया वहाँ से निकल लेता है और हाउ अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी टाइम पर्सनल फीलिंग्स को ज्यादा महत्व देने का नहीं है, जितना हो सके उतना ज्यादा यहाँ पे लॉस को मिनिमाइज करना पड़ेगा। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं तुमसे बाद में अपना हिसाब किताब बराबर कर लूंगा। वहीं पे वैन अपने मन के अंदर सोचती है कि मेरे दिल के अंदर इसकी पोजीशन नंबर
नंबर 1 पे है, यानी कि ये अपनी जान दे देगी हाउ के लिए। लेकिन हाउ के दिल के अंदर उसकी फादर और उसकी कंट्री की पोजीशन नंबर 1 है, यानी कि हाउ अपनी कंट्री के लिए जान दे सकता है, वैन के लिए नहीं। और वैन को समझ में आ जाता है कि हाउ उसकी इतनी ज्यादा चिंता नहीं करता है जितनी वो हाउ की करती है। वह वुया अपने उस गुफा वाले सीनियर से कहता है कि बाहर आ जाओ, बड़ी मछली फंस चुकी है, हमें बस उसे बाहर निकालना है। जिसपे सीनियर भी आगे से कहता है कि जब तक गु फैमिली के मॉन्स्टर्स यहाँ पे नहीं आते हैं तब तक हम आसानी के साथ अपना काम करके यहाँ से निकल सकते हैं। वहीं पे हम लोग रॉबिन को देखते हैं, अब वो अपनी आंखों के सामने यहाँ पे युद्ध होते हुए देख रहे थे। अब जाके इसे समझ में आ जाता है कि कल्टीवेटर्स वर्ल्ड के अंदर लाइफ का कोई भी महत्व नहीं होता है, कोई भी कभी भी मर सकता है। जिसके बाद वो सिस्टर यांजी से पूछती है वैसे ये युद्ध किस बारे में हो रहा है। इसपे सिस्टर यांजी उसे बस इतना ही बताती है कि ये गोचंग का ही काम है, क्योंकि वो राइटियस पाथ का लीडर है, इसलिए उसका ये काम है कि उसे डीमंस और इंसाफ को लाना ही पड़ेगा। और अभी गोचंग इस दुनिया के सबसे बड़े कल्प्रिट डिमोनिक सक्सेसर के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। वहीं पे हम लोग असली डिमोनिक एम्परर को देखते हैं जो कि एक एल्डर के साथ फाइट कर रहे थे और गोचंग जवाबी टक्कर दे रहा था एल्डर को। और एल्डर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम असली डिमोनिक सक्सेसर हो, लेकिन तुमने सभी को धोखा दिया और सभी का काट दिया। इस पे गोचंग आगे से कहता है कि नहीं, यहाँ पे 2-3 लोग हैं जिनको पता है कि मैं कौन हूँ और ऑफ कोर्स तुम उनमें से नहीं हो। इसके बाद एल्डर आगे से स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, इसके बाद पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा सच लेके आऊंगा और तुम्हें मार दूंगा, जिसके बाद गो फैमिली सारी दुनिया का टारगेट बन जाएगी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम डिमोनिक सक्सेसर हो। इसके बाद वो वहाँ पे स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और खुद को एक जलती हुई चील के अंदर बदल लेते हैं और बताते हैं कि ये एम्परर रियलम की डिवाइन आर्ट है और गोचंग पक्का इसके साथ मारा जाएगा। लेकिन गोचंग वहाँ पे हेलबर्ट को बाहर निकाल लेता है और आगे से कहता है डिमोनिक सक्सेसर का मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तो डीमन लॉर्ड हूँ। जिसके बाद वो भी सामने की तरफ से अपने बाहुबली वंशज निकाल लेता है जो कि पता नहीं क्या है और वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। और बेशक गोचंग की पावर एल्डर से ज्यादा थी, इसीलिए उनकी फट जाती है और वो आगे से कहते हैं कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो अगर तुमने मुझे मार दिया। लेकिन उसी टाइम पे गोचंग के धर्मा बॉडीज आगे बढ़ते हैं और उनकी चील को निकल के उन्हें मार देती है। वहीं गोचंग आगे से कहता है कि तुम इस एम्परर लेवल के आर्टिफैक्ट से बाहर नहीं निकल सकते हो, लेकिन मेरे पास दूसरी भी तकनीकें हैं। इसके बाद गोचंग वहाँ पे एम्परर रियलम की धर्मा डिग्री का इस्तेमाल करता है और एक स्क्रोल के जरिए उस लैंप से बाहर निकाल आता है। वहीं पे गोचंग बाहर निकलने के बाद ग्रेट एल्डर से कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ पे कई सारी चीजें हो सकती हैं, इसीलिए मैंने सारी तैयारियां करके आया था। वहीं पे ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं कि इसीलिए तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट थे। वैसे मेरा भाई कहाँ पे है? भले ही तुम्हारे पास एम्परस डिग्री हो, लेकिन तुम उसे आसानी के साथ नहीं मार सकते हो, पावर के बीच में काफी ज्यादा गैप था। लेकिन गोचंग आगे से कहता है कि उनका कोई भी आंसर नहीं बचा है और वो जानबूझ के ग्रेट एल्डर को आगे बात नहीं करने देता है, क्योंकि वो कई सारी बातें ऐसे कर सकता था जिससे गोचंग का टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए गोचंग वहाँ पे जानबूझ के अपनी शॉट को बाहर निकालता है और ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ग्रेट एल्डर आसानी के साथ उसके अटैक को रोक लेते हैं और उसे ही डायरेक्ट गोचंग की तरफ डिफ्लेक्ट कर देते हैं और वो स्लश डायरेक्ट गोचंग की शिप की तरफ आगे बढ़ रहा था। यानियो और किंग्सवन इतना ज्यादा घबरा जाती हैं कि वहाँ से हिल भी नहीं पाती हैं। लेकिन वो अटैक गोचंग की शिप को नहीं टकराता है और उसे साइड में निकल जाता है। लेकिन उस अटैक की वजह से वहाँ की जितनी भी जमीन और उनका जो मेंशन था हाउ के फादर का, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं पे गोचंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इस ओल्ड मैन ने मेरे ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं किया, आखिरकार ये ट्रेजेडिक मामला हो जाता, ये सच में एक द्वाइस्ट है। ग्रेट एल्डर ने गोचंग के ऊपर अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उम्र में काफी ज्यादा छोटा है ग्रेट एल्डर से, और एक ट्रू डॉइस्ट होने के नाते वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गोचंग को उन्हें जानबूझ के मजबूर करना पड़ता है। जिसके बाद वो टियानजुन को बाहर निकाल लेता है और ग्रेट एल्डर से कहता है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो फिर इसे ले जाइए। ग्रेट एल्डर जैसे ही जियांग को देखते हैं तो फिर उन्हें पता चल जाता है कि गोचंग ने पहले ही फोर सीइंग आई और उसकी केओस बोन को बाहर निकाल लिया है। वुया भी जैसे ही जियांग को देखता है तो वो अपने कदम आगे बढ़ाने वाला था, लेकिन उसका केव वाला मास्टर उसे मना कर देता है और कहता है कि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ग्रेट एल्डर आगे ही अपने कदम बढ़ाने वाला है। वह भी ग्रेट एल्डर के साथ ही ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि जाओ और जाके उसे मार दो, उसने हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती की है और उसने हमारे लिए जो सभी कांड किए हैं उसकी नफरत हमारे दिल में काफी ज्यादा बढ़ गई है और उसे बिना मारे हम लोग उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। यही मौका हमारे पास है, उसके प्रोटेक्टर पता नहीं कहाँ पे हैं। अगर हम लोग ये मौका गवा देते हैं तो हम गोचंग को कभी भी नहीं मार पाएंगे। वह पे गोचंग मुस्कुराते हुए सोचता है कि मेरा प्रोटेक्टर यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता है। इसके बाद वो आंट किंग के बारे में सोचने लगता है, लेकिन आंट किंग वहाँ पे नहीं आती हैं। गोचंग उन्हें बुलाता भी है लेकिन इसके बावजूद वो नहीं आती हैं। और उसी टाइम पे ग्रेट एल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और अपने साइज को बड़ा लेकर लेते हैं। इसके बाद वो गोचंग के ऊपर एक पावरफुल अटैक करके उसे मारने वाले थे, क्योंकि वो अपने हाथों से एक पावरफुल बीम छोड़ने वाले थे जो गोचंग के साथ साथ उसकी शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। जिसके बाद जैसे जैसे हाथ उनका नीचे की तरफ बढ़ने लगता है वैसे वैसे गोचंग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ने लगता है। गोचंग को पता था कि पर्पल मेंशन का जो ग्रेट एल्डर है वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि पूरे
पूरे इमोर्टल वर्ल्ड को हिला के रख सकता है, और उसने एक बार तो अपना पैर इमोर्टल वर्ल्ड के ऊपर रख दिया था तो वो पूरा इमोर्टल वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो गया था। गोचेंग को छोड़ के उसके जितने भी साथी थे वो वहाँ पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उन सभी के ऊपर इतना ज्यादा जोर पड़ रहा था कि वो सभी नीचे गिर जाते हैं और बिल्कुल भी हिल नहीं पाते हैं। बाकी जितने भी लोग थे उन सभी की भी आंखें बाहर आ रही थी और वो बेचारे चिल्ला के मरने लगते हैं और कुछ की तो बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहीं पे हम लोग राविन को देखते हैं और उसकी तो आंखें बाहर आ जाती हैं, वो इतनी जोर से चिल्ला रही थी और वो सिस्टर यांजी से कहती है कि मेरी बॉडी फटने वाली है। तो सिस्टर यांजी अपनी पावर की मदद से उसके ऊपर प्रेशर हल्का सा कम करती हैं जिससे वो सर्वाइव कर जाए। वहीं पे सिस्टर यांजी को गोचेंग के लिए बुरा लगता है, लेकिन उनकी ताकत इतनी नहीं थी कि वो गोचेंग की मदद कर सके। वहीं पे ग्रेट एलर अपने हाथ को नीचे बढ़ाते हुए गोचेंग से कहते हैं कि तुम्हारा प्रोटेक्टर आज तुम्हें नहीं बचा सकता है, तुम आज यहीं पे मारे जाओगे। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक नया बंदा आता है जो कि अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि आजकल के लोग तो मेरे डिसेंडेंट्स को आसानी के साथ बुली कर रहे हैं। इसके बाद वो बंदा सामने की तरफ अपनी शॉट से एक ही स्लैश मारता है और ये स्लैश इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो ग्रेट एलर के हाथ को धड़ से अलग कर देता है और साथ ही में उनकी पावर को भी गायब कर देता है, जिससे वहाँ पे वो प्रेशर गायब हो जाता है और सभी लोग ठीक हो जाते हैं। वे कोचेंगे जो फैमिली ब्लड लाइन थी वो उसकी बॉडी के अंदर उथल पुथल होने लगती है। वे ग्रेट एलर के ब्रदर को समझ में आ जाता है कि जिस कल्टीवेटर ने उनके हाथ को काटा है उसका भी लेवल उनके ग्रेट एलर से कम नहीं है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये ग्रेट एलर और कोई नहीं दरअसल गू लैंग थे, यानी कि गू फैमिली की 18th इंसेक्टर, जो कि आगे से कहते हैं कि साला एक तो मुझे घर वाले बाहर जाने नहीं देते हैं और जब भी मैं चुपके से बाहर निकाला हूं तो कोई ना कोई बेकार चीज होती ही रहती है, और मैंने पहले ही तुम्हारे फाउंडर पर्पल मेंशन वाले को एडवाइस दी थी कि कभी भी यहाँ पे आके लड़ाई दंगा ना करे। ऐसा लगता है कि उसने वो बात तुम्हें बताई नहीं। साथ ही में इंसेक्टर लैंग अपनी एज को रिवर्स कर लेते हैं कस्ट रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके। ग्रेट एलर उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो फिर इंसेक्टर लैंग उसे बताते हैं कि मैं लैंग हूँ, गो फैमिली का 18th इंसेक्टर। लेकिन ग्रेट एलर आगे से कहते हैं कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तुम तभी भी मरोगे। इसके बाद वो इंसेक्टर लैंग के ऊपर अटैक करते हैं पूरी ताकत के साथ, लेकिन इंसेक्टर लैंग सामने की तरफ से एक ही स्लैश मारते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जितना सोचते हो उससे ऊपर के भी लोग यहाँ पे होते हैं। हम देखते हैं कि उनका स्लैश इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो ग्रेट एलर को बीच से काट देता है और वो दोबारा रिकवर भी नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद ग्रेट एलर को उनकी सीनियर की बात याद आती है कि यहाँ पे कोई भी कल्टीवेटर नहीं बचेगा, 10 मौतें होंगी लेकिन एक की भी जान नहीं बचेगी। इसके बाद इंसेक्टर लैंग उन्हें बता देते हैं कि ये लड़ाई यहीं पे खत्म होती है, सब लोग वापस लौट जाओ। वहीं पे पर्पल मेंशन वाले बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं क्योंकि हजारों सालों से उनका पर्पल मेंशन यहाँ पे चलते आया था, लेकिन ग्रेट एलर के जाने के बाद अब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। वहीं पे राविन गोचेंग की फैमिली का बैकग्राउंड देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसपे सिस्टर यांजी आगे से बताती है कि ये तो बस एक बर्फ के पहाड़ की टिप है। वहीं पे गोचेंग को इंसेक्टर लैंग से डर लगने लगता है क्योंकि गोचेंग इन जैसे लोगों से बिल्कुल भी पंगा नहीं ले सकता है और उसे डर था कहीं इन्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता न चल जाए। इसके बाद इंसेक्टर लैंग गोचेंग से पूछते हैं क्या तुम गू फैमिली के सक्सेसर हो। गोचेंग को पता चल जाता है कि ये इंसेक्टर नानजान से बिल्कुल अलग पर्सन है, इन्हें दूसरे तरीके से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इसके बाद गोचेंग उन्हें ग्रेड करता है और उन्हें अपने बारे में बताता है, साथ ही में उसकी तारीफ भी करता है। इस पे इंसेक्टर लैंग उसे कहते हैं कि ज्यादा तारीफ मत करो, काफी चालाक हो। इसके बाद उनकी नजर टियानजन के ऊपर पड़ती है तो वो उसके ऊपर लात मार के उसे साइड कर देते हैं और उससे कहते हैं चलो मैं तुम्हारी तारीफ को रख लेता हूँ, तुम्हारी कल्टीवेशन बुरी नहीं है, इस उम्र में होने के बावजूद तुम काफी अच्छे से कल्टीवेट कर पाए हो, तुम पंखा फ्यूचर में मुझसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनोगे। तो गोचेंग आगे से बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह ट्रीट करता है और दोनों हाथ जोड़ के उनसे कहता है कि आप तो मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। इंसेक्टर लैंग उसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी भी हो गई है और तुम्हारी वाइफ इमोर्टल डायनेस्टी से है, ये काफी अच्छी बात है। वहीं किंग जोन और यायून को गोचेंग को इतना अच्छे से बर्ताव करता हुआ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद यान्यू गोचेंग से पूछती है कि पर्पल मेंशन के बाकी जो डिसेपल हैं उनके साथ क्या करना है। तो गोचेंग उनसे कहता है कि जो लोग सबमिट करने के लिए राजी हैं उन्हें छोड़ दो और जो नहीं करते हैं उन्हें मार दो। जिससे इंसेक्टर लैंग को समझ में आ जाता है कि गोचेंग का माइंडसेट बिल्कुल गू फैमिली के हेड की तरह ही है। वहीं पे हम लोग वुया को देखते हैं जो कि अभी भी टियानजन को बचाने के बारे में सोच रहा था। तो फिर उसका साथी उसे कहता है माफ कर दे भाई, मुझे पिछवाड़ा छटवाने का शौक नहीं है, तुमने उस मॉन्स्टर की ताकत नहीं देखी, वो एम्परर लेवल पे है। उसी टाइम पे एक बंदा ईगल क्लैन से वुया के पास आता है और उससे कहता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, अब हमारा टाइम है कि हम भी कुछ क्रेडिट ले ले, चल चल। जिसपे वुया मन में उससे कहता है कि भड़वे में तेरा दोस्त नहीं हूँ। अब इसके बाद वुया का साथी उससे कहता है कि देख भाई तू अपने छोटे भाई के बारे में भूल जा और हम दोनों अब से यहाँ से अलग होते हैं, और क्योंकि तुम मेरी प्रीवियस डायनेस्टी के साथ ही रहे हो तो मैं तुम्हें एक कोमल सी एडवाइस देता हूँ कि गू फैमिली से दूर रहो अगर मरना नहीं चाहते हो। अब इसके बाद वुया फाइनली टियानजन के ऊपर गिव अप कर देता है। अब इसके बाद हम लोग हाउ और उसके एल्डर को देखते हैं और वो दोनों ही अपने एम्पायर को बर्बाद होता हुआ देख चुके थे। वहीं पे हाउ आगे से चीखते हुए कहता है कि जिसे मैं बचाना चाहता था वो मेरी वजह से ही बर्बाद हो गया। एल्डर उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे फादर को सेफ प्लेस पे छोड़ दिया है, तुम्हें वापस आ जाना
चाइना सेक्टर के अंदर और तुम्हें अब अपने एम्पायर की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुचेंग ने इसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, तो बेहतर यही होगा कि उसे उकसाना नहीं, कल्टीवेट करो और ताकतवर बनो, जिससे तुम अपना बदला लेने का शायद मौका पा जाओ। इस पे हाओ फैसला कर लेता है कि वो गुचेंग को कभी भी माफ नहीं करेगा। अब इसके बाद हम लोग जियान चंग, जिसको हम लोग जियांग कहेंगे, और उसके मास्टर को देखते हैं, जो कि दूर से इस लड़ाई को देख रहे थे। जियांग का मास्टर आगे से कहता है कि तुमने ये लड़ाई देखी, कितनी भयानक थी। ऐसी लड़ाइयाँ लाखों सालों में सिर्फ एक बार होती हैं। हालांकि जियांग को घंटा फर्क नहीं पड़ता था लड़ाइयाँ इमोर्टल्स के बीच में, उसे तो बस गुचेंग से रिवेंज ही लेना था। लेकिन उसका मास्टर उसे कहता है, क्या तुम अभी भी गुचेंग से रिवेंज लेने के बारे में सोच रहे हो? अगर तुम उसे उंगली कर देते हो तो ये काफी ज्यादा हार्ड होगा कि मैं तुम्हें बचाऊंगा या नहीं। जिसपे जियांग उसे कहता है कि आप ही ने तो कहा था कि मेरे पास ग्रेट टैलेंट है, क्या मैं फ्यूचर में उसकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा? जिसपे इंसेक्टर आगे से कहते हैं कि उससे तो कर पाओगे शायद, लेकिन उसकी फैमिली से नहीं। वह भी जियांग चन की पीठ वाली बोट उसे कहती है कि तुम्हें अपने मास्टर की बातों से डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। हम लोग पहले उसके पास कल्टीवेट करेंगे और जब तुम इनफ स्ट्रांग हो जाओगे तब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, जिसके बाद मैं खुद को रिकास्ट कर लूंगा और तब हम इतने ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे कि वो फैमिली से भी लड़ाई कर पाएंगे। इसके बाद जियान चिंग अपने ही मास्टर से कहता है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, इंसान फ्यूचर में बदलते हैं, इसलिए आपको छोटों को बुली नहीं करना चाहिए। इस पे जियांग का मास्टर उसी की बेइज्जती कर देता है, ये कहते हुए कि वो छोटे और कमजोर लोगों को बुली नहीं करता है और उसने ये शब्द पहले भी काफी बार सुन रखे हैं, जिनको उसने पहले बहुत बार मारा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रायल खत्म हो चुका था और सभी लोग वापस आ रहे थे। सभी लोग सोच रहे थे कि पता नहीं किस किस को कितने पॉइंट मिले होंगे। इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं और गुचेंग से ये मिलने के लिए आए थे, लेकिन गुचेंग नहीं आया था। मैंग उसके पास जाती है और उससे कहती है कि अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हो, शायद वो अभी इस टाइम पे नोटे गिन रहा होगा जो उसने पर्पल मेंशन को खत्म करने के बाद इकट्ठा की होंगी। इसके बाद वो मिंग से कहती है कि उसके घर के अंदर एक बात गूंजती है जिसको बड़े लोग कहते हैं, और वो बात गुचेंग के ऊपर परफेक्ट अप्लाई होती है। एक आदमी जो तुम्हें अपना खजाना देने को राजी हो, शायद वो तुमसे प्यार ना करे, लेकिन एक आदमी जो तुम्हें खजाना बिल्कुल भी ना दे, वो पक्का तुम्हें प्यार नहीं करता है। आसान शब्दों में, अगर गुचेंग मिंग को अपना खजाना देता है तो शायद वो उसे प्यार करता हो या फिर ना करता हो, लेकिन अगर गुचेंग मिंग को खजाना अपना नहीं देता है तो वो पक्का मिंग से प्यार नहीं करता है। अब इसके बाद हम लोग रॉविन को देखते हैं, जो कि सिस्टर यांजी के साथ कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रही थी। सिस्टर यांजी उसे काफी कुछ सिखाती हैं, लेकिन रॉविन आगे से कहती है कि उसे 3 दिन हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक अपना स्पिरिचुअल सी ओपन नहीं कर पाई है। सिस्टर यांजी उसे कहती है कि तुम पहले ही काफी अच्छा कर रही हो, तुमने अभी तक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करना शुरू कर दिया है, तुम शायद से 1 महीने के अंदर अपनी स्पिरिचुअल सी को ओपन कर लोगी। लेकिन रॉविन काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि गुचेंग ने उसे काफी सारी पिल दी थी और उसे लगता है कि वो उन सभी को वेस्ट कर रही है। उसी टाइम पे वहाँ पे गुचेंग आता है, जो कि उसे कहता है कि तुम्हें पिल्स की इतनी चिंता क्यों हो रही है, तुम बस कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करो। और वो साथ ही में अपने पास से और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स, पिल और पोशंस को बाहर निकालता है और रॉविन को दे देता है। यांजी आगे से कहती है कि गुचेंग के पास कभी भी रिसोर्सेस की कमी नहीं रहती है। रॉविन को ऐसा लगता है कि गुचेंग ने उसे अडॉप्ट कर लिया है, तो फिर रॉविन गुचेंग से पूछ लेती है कि वो क्यूरियोसिटी के चलते पूछ रही है कि गुचेंग ने कितने दिनों के अंदर अपने स्पिरिचुअल सी को ओपन किया था। जो गुचेंग उसे बताता है कि उसे कोई टाइम ही नहीं लगा था, वो पैदा होने के साथ ही अपने स्पिरिचुअल सी को ओपन कर लिया था। इससे रॉविन की बेइज्जती हो जाती है। खैर गुचेंग वहाँ से जाते हुए रॉविन को बताता है कि वो उसको स्काईवर्ड स्कूल के अंदर डालने वाला है, जहाँ पे कई सारे एल्डर्स होंगे और वो उसकी मदद करेंगे। साथ ही में शायद वो कुछ एल्डर्स या फिर कुछ लोगों के साथ स्पा भी कर सकेगी, जिससे उसकी काफी ज्यादा मदद होगी और उसकी कल्टीवेशन काफी अच्छे से बढ़ेगी। इसके बाद गुचेंग वहाँ से एकेडमी के लिए निकल जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुचेंग वापस एकेडमी के अंदर आ जाता है और सभी लोग हैरान थे क्योंकि गुचेंग ने काफी अच्छे कमाल किए थे और ऊपर से एकेडमी के अंदर रैंकिंग पोजीशन को दोबारा किया जाने वाला था, इसीलिए सभी लोग सोच रहे थे कि गुचेंग की क्या पोजीशन होगी। इसके बाद हम लोग फिनिक्स लेडी को देखते हैं, जो कि मास्क वाले बंदे से पूछती हैं कि वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है, उसने एक जॉइंट को यानी कि पर्पल मेंशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम उसके अपोनेंट हो? जिसपे मुखोटे वाले बंदे के पसीने छूटने लगते हैं और वो आगे से कहता है कि वो गुचेंग का अपोनेंट नहीं है। फाइनली इसकी जान बच गई। इसके बाद हम लोग गुचेंग को देखते हैं, जो कि मिंग से मिलने के लिए आया था। वहीं पे मिंग गुचेंग के लिए अलग ही रिसर्च कर रही थी। दरअसल तुम्हें 7 टूल ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन के बारे में पता है ना, वो इसी बारे में पता लगा रही थी ताकि वो गुचेंग की कोई मदद कर सके। उसकी मेड उसे बताती है कि गुचेंग उसे मिलने के लिए आया है, तो गुचेंग बिना बोले ही अंदर घुस आता है। मिंग से पूछती है कि यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो, तो गुचेंग आगे से कहता है क्या हुआ, क्या मैं अपनी वाइफ से मिल भी नहीं सकता हूँ? लेकिन मिंग उसे बाहर ही रोक देती है और उसे कहती है कि हम दोनों की शादी नहीं हुई है और ऊपर से तुम बिना मेरी परमिशन के मेरे कमरे के अंदर नहीं आ सकते हो। गुचेंग आगे से कहता है कि मैं यार मरने ही वाला था बैटल के दौरान, अगर मैं मर जाता तो फिर तुम्हें विधवा की तरह जीना पड़ता और मैं तुम्हारे कमरे के अंदर भी नहीं आ सकता हूँ क्या? मिंग से कहती है कि पर्पल मेंशन वाले आखिर में मारे ही गए हैं, तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों ही करूँ? जिस पे गुचेंग नखरे दिखाते हुए कहता है ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं लौट के वापस नहीं आऊंगा। तो मिंग उसे रोक लेती है, तो गुचेंग
गोचंग आगे से कहता है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो फिर बताओ कि मैं क्या करूं। मिंग से पूछती है कि मुझसे मिलने के लिए क्यों आए थे, तो गोचंग रोमांटिक होते हुए कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें मिस किया। मिंग कहती है झूठ है। गोचंग कहता है कि इतना बड़ा भी झूठ नहीं है। तो मिंग कहती है कि मतलब ये झूठ ही हुआ। लेकिन तभी गोचंग अपने पास से लगातार भाई आर्टिफैक्ट्स की बारात निकाल देता है। वहाँ पे इतने सारे आर्टिफैक्ट हो गए थे कि मिंग भी उन्हें देख के हैरान हो जाती है। गोचंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, तुम्हें इनमें से कौन सा पसंद है। मिंग आगे से खुश हो जाती है और गोचंग से पूछती है क्या ये सभी तुम्हारे ट्रॉफीज हैं। यहाँ तक कि इमोर्टल डायनेस्टी भी इन्हें इस तरीके से बाहर नहीं निकाल सकती है। और उसे यकीन हो जाता है कि गोचंग अब बदल चुका है, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी के अंदर गोचंग बिल्कुल भी इस तरीके की चीजें नहीं करते था। वह पे गोचंग मिंग को पीछे से गले लगा लेता है और उसे कहता है कि मुझे ये काफी ज्यादा पसंद है कि तुम इन्हें लाइक करती हो। अच्छा हुआ कि मैंने इन्हें बेफालतू में चूज नहीं किया था और काफी अच्छे से चूज किया। इसके बाद गोचंग मिंग से पूछता है कि मुझे सच्ची सच्ची बताना, तुमने मुझे इस पूरा टाइम मिस किया या नहीं। मिंग कहती है कि मैंने नहीं किया। गोचंग कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, जिसके बाद वो उसे गोद के अंदर उठा लेता है और उसे पूछता है कि वैसे अभी तुम क्या पढ़ रही थी। तो मिंग उसे बताती है कि मैं तुम्हें ओरिजिनली उस टाइम पे बताना चाहती थी जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो गोचंग उसे किस कर लेता है और उससे कहता है कि तुम अपना टाइम ले सकती हो। भाई मुझसे नहीं हो सकता यार, मैं घिनौने से घिनौने सीन एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन ये इंटीमेसी रोमांस नहीं। बस इतना जान लो कि गोचंग जबरदस्ती करता है प्यार वाली। मिंग कहती है कि दिन के उजाले में नहीं, लेकिन गोचंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। वो मिंग कैसे कहता है कि मैंने इसे सच में मिस किया, जिसके बाद वो दोनों रात भर धूम मचाते हैं। आधी रात के बीच में गोचंग मिंग से पूछता है कि तुम मेरे लिए मेहनत कर रही थी ताकि तुम टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन का पता लगा सको। मिंग उसे बताती है कि हजारों पन्ने पलटे हैं तब जाके लोकेशन के बारे में पता चला है, उंगलियां सूज गई हैं मेरी। तो गोचंग अपने पास से वहाँ पे 7 टूल्स ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन के कुछ हिस्से बाहर निकालता है, जैसे कि जार और फ्लैक्स ये चौकोर वाला है। मिंग उन दोनों को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो गोचंग उन्हें बताता है कि ये तुम्हारे लिए ही है। मिंग उसे पूछती है कि तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो। तो गोचंग उसे पूछता है कि तुम तो इन्हें कलेक्ट कर रही थी ना, मुझे लगा कि ये तुम्हारे काम के होंगे तो मैं इन्हें तुम्हारे लिए ले आया। लेकिन मिंग बताती है कि ये मेरे लिए नहीं थे और ये मेरे किसी काम के नहीं है। तो गोचंग उसे पूछता है कि तुम इन्हें कलेक्ट ही क्यों कर रही थी। तो मिंग आगे से कोई भी जवाब नहीं देती है। तो गोचंग को पता चल जाता है कि मिंग ये सभी चीजें उसके लिए कलेक्ट कर रही थी। गोचंग इसे काफी ज्यादा खुश होता है और वो मिंग की तारीफ करता है। मिंग उसे कहती है कि तुम्हारी तारीफ से झूठ की बू आ रही है। गोचंग आगे से कहता है कि इल्यूजन होगा भाई। अब अगले दिन गोचंग सिस्टम से डायरेक्ट 7 टूल्स ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उन्हें मना कर देता है, ये बताते हुए कि गोचंग खरीद नहीं सकता है, उसे खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। अब इसके बाद वहाँ पे जियान आती है जो कि गोचंग से कुछ लेने के लिए आई थी, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं मांगती है और उसे कहते हैं कि तुमने पर्पल मेंशन को हरा दिया है तो फिर तुम्हें काफी सारी चीजें मिली होंगी। गोचंग कहता है कि हराया तो है लेकिन कुछ मिला नहीं है। तो फिर जियान गोचंग से कहती है कि मैंने सुना कि तुम सिस्टम मिंग के प्लेस पे गए हुए थे और तुमने उन्हें काफी सारी अच्छी चीजें दी। गोचंग आगे से कोई भी जवाब नहीं देता है। तो मिंग कहती है कि ये काफी अच्छी बात है। गोचंग उससे पूछता है क्या है, क्या चाहिए तुम्हें। मिंग आगे से कहती है कि कुछ भी नहीं, बस मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी। गोचंग उसे कहता है कि तुम्हें कुछ चाहिए ना। मिंग आगे से कहती है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई भिखारी हूँ, मैं तो यहाँ पे बस तुम्हें चेक करने के लिए आई थी। लेकिन गोचंग अपने पास से स्टोरेज रिंग बाहर निकालता है और उसे कहता है कि ये लो और भागो यहाँ से। जियान उसे पूछती है कि ये सच में मैं रख सकती हूँ। गोचंग उसे कहता है कि रख लो और दफा हो जाओ यहाँ से। तो वो रिंग गोचंग से ले लेती है और खुशी खुशी वहाँ से निकल जाती है, उसे लव यू ब्रदर कहते हुए। गोचंग का भाई आगे से मुंह बन जाता है क्योंकि वो जियान को कुछ भी नहीं देना चाहता था। अब इसके बाद हम लोग हेवनली रूइन गेट्स को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग जियांग और उसके मास्टर को देखते हैं। उसका मास्टर उसे बताता है कि हेवनली रूइन गेट्स एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स वाली जगह है और पूरे 5000 किलोमीटर के रेडियस के अंदर उसे इतनी अच्छी जगह कहीं भी नहीं मिलेगी। वो यहाँ पे आराम से प्रैक्टिस कर सकता है। मास्टर उसे कहता है कि मुझे निराश मत करना। वह पे जियांग मन के अंदर सोचता है कि उसे समझ में आ चुका है कि भले ही वो यहाँ पे डिमोनिक आर्ट्स को प्रैक्टिस करता है, लेकिन इस दुनिया के अंदर पाप कमजोर है और सिर्फ ताकत से ही सरवाइव किया जा सकता है। और इसी कारण की वजह से अगर अब उसे यहाँ पे किसी की बलि भी देना पड़े तो वो बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। अब इसके बाद हम लोग हेवनली रूइन गेट्स के कुछ लोगों को देखते हैं, जहाँ पे एक एल्डर कुछ लोगों को भगा देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा एटीट्यूड काफी ज्यादा बेकार है और ऊपर से तुम्हारे पास कोई टैलेंट भी नहीं है। और उसी टाइम पे वहाँ पे जियांग आता है जो कि एल्डर से कहता है कि मुझे भी डिसाइपल बनना है, लेकिन वो एल्डर उसे बताता है कि तुम काफी ज्यादा बड़े हो, ये सेक्ट सिर्फ 18 साल की कम उम्र के लोगों को ही अंदर लेता है और ऊपर से तुम्हारी बैकबोन भी इतनी ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, तुम्हारे पास कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि तुम अंदर आ सको। इस पे जियांग आगे से कहता है कि उसे यकीन है कि हेवनली रूइन गेट्स एक अपवाद कर देगा जब वो उसके गिफ्ट को देखेंगे, यानी कि उसके टैलेंट को। उसी टाइम पे वो दो कल्टीवेटर जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे वो उसकी बेइज्जती करने लगते हैं, ये कहते हुए कि खुद को कभी शीशे में देखा है तो एक भिखारी लगता है, भिखारी जो एक कल्टीवेटर बनने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी रेपुटेशन तो एक भिखारी से भी ज्यादा नहीं होगी। और यही सब कहते हुए वो दोनों जियांग की कस की लेते हैं। वह पे जियांग मन के अंदर सोचता है कि साला एनिमे और नॉवल के अंदर तो ये चीज
काफी ज्यादा इजी लगती है, लेकिन जब खुद झेलना पड़े तो आंखें बाहर आ जाती हैं। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि जियांग के लिए कहती है कि उसे एक मौका देखे देखो। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम जी चू युए है। वह पे जियांग चंग के अंदर वाली बोर्ड उसे बता देता है कि इस औरत के ऊपर भरोसा मत करना है, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा खतरनाक है। वह पे चू युए उसे कहती है कि लिटिल भिखारी क्या कर रहे हो, जल्दी से आओ, मैंने तुम्हें परमिशन दी है। इस पे जियांग चंग अंदर जाते हुए चू युए से कहता है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मेरा नाम जियांग चंग है। जिसके बाद वो उसे शुक्रिया कहता है अंदर आने के लिए, मौका देने के लिए। चू युए उसे कहती है कि मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है। तो फिर जियांग उसे उसका नाम पूछता है। तो चू युए का जो सर्वेंट था वो उसे कहता है कि तुम डायरेक्ट यंग लेडी से नाम कैसे पूछ सकते हो। लेकिन चू युए बुरा नहीं मानती है और जियांग चंग को अपना नाम बता देती है। जिसपे जियांग वहाँ पे चू युए के लिए सस्ती नॉवल का एक डायलॉग मारता है कि जब मुलाकात तुमसे पहली बार हुई तब चांद खूबसूरत था और तुम्हारा नाम भी चांद की तरह खूबसूरत है, ये मुकेश भड़वा कह रहा है। चू युए का सर्वेंट जियांग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तू मरने वाला है, तेरा रोमांस वोमेंस नहीं चलेगा। लेकिन जियांग चंग उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है कि मैं तो उसके साथ नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तुम्हारी इतनी ज्यादा क्यों जल रही है। जिस पर सर्वेंट उससे कहता है कि साले आया नहीं उड़ने लगा। वहीं पे चू युए को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि जियांग क्या कह रहा है, उसे ये फनी लगता है। वहीं पे वो सर्वेंट जियांग से कहता है कि तेरी किस्मत अगर तेरा साथ ना दी और तेरा एप्टीट्यूड यानी योग्यता अगर वो खराब निकली तो मैं तुझे वो घोड़ा बनाऊंगा जो रेत पे दौड़ेगा। अब इसके बाद जियांग को स्टोन के पास ले जाया जाता है और वो दोबारा हाथ रखता है इस उम्मीद में कि उसकी किस्मत खुल जाएगी। लेकिन उसका एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा लो लेवल का था, खाली 1 स्टार जला था, यानी सबसे नीचे वाली बत्ती। जिसपे जियांग अपनी बोर्ड से कहता है कि साले तूने तो कहा था कि मेरे पास कमाल का टैलेंट है, ये जगह तो गुचेंग वाले से भी अलग है, तो भी रिजल्ट सेम जैसा क्यों है। जिसपे बोर्ड उसे बताता है कि ये स्टोन काफी ज्यादा लो लेवल का है, इसीलिए तुम्हारी क्वालिफिकेशन को मेजर ही नहीं कर पा रहा है। वहीं पे वो सर्वेंट जो कि अभी जियांग उसकी बेइज्जती कर रहा था वो उससे कहता है कि चू युए के खातिर मैं तुम्हें रेवन फैमिली का एक मेंबर बना देता हूँ, अब से तुम यहाँ के नौकर का काम करोगे। जिसपे सभी लोग यहाँ तक कि चू युए भी उसके ऊपर बहुत जोरों से हंसते हैं। अब इसके बाद हम लोग वैंग को देखते हैं जो कि चूचू के पास आई हुई थी। वह उससे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम तो बिल्कुल ऐसी निब्बी की तरह रो रही हो। वैंग चूचू के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि गुचेंग कितना बड़ा लौंडियाबाज है, तुम उससे क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगा। उन जैसे कमीनों से हमेशा तुम्हें दूर रहना चाहिए, तुम्हें उसे कभी मौका ही नहीं देना चाहिए था कि वो तुम्हें टच करे। जिसके बाद वो चूचू से कहती है कि मुझे पहले ही पता चल चुका था कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है, बस मुझे ये पहले क्यों नहीं पता चला। जिसके बाद वो चूचू से इस तरह का चेहरा बना के उसे कहता है कि मुझे लगा था कि वो बस एक कंट्री की छोटी गली होगी, मुझे क्या पता था कि तुम दोनों पहले ही हाईवे पार कर जाओगे। फिर वो चूचू से कहती है कि तुम्हारा गौरव कहाँ पे गया था सिंटेस होने का, क्या तुम अभी भी उस कमीने गुचेंग के पीछे जाओगी जो तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, क्या तुम अभी भी उसे पसंद करोगी। वैंग को देख के ऐसा लगता है कि वो मोटिवेट करने की जगह पे डिमोटिवेट ज्यादा कर रही है, बेसिकली ताना दे रही है वो। खैर चूचू आगे से प्यार में पड़े हुए मरीज की तरह कहती है, वो भी एक तरफा वाले, कि वो अपने आप को कैसे रोक सकती है। उसे पता है कि गुचेंग कोई अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन जिस रास्ते पे वो चली गई है उसे पछतावा हो रहा है, लेकिन अब वो वापस लौट के नहीं आ सकती है। लेकिन इसके बावजूद वो गुचेंग को काफी ज्यादा मिस कर रही है। वो बिल्कुल भी इस तरीके की चीजें नहीं करना चाहती है, लेकिन वो क्या ही कर सकती है। अब इसके बाद वैंग चूचू को एक अच्छी एडवाइस देती है, सच में अच्छी, कि उसे गुचेंग से अब थोड़ा सा दूर रहना चाहिए और बेहतर यही रहेगा कि वो गुचेंग को इग्नोर करे। वो इमोर्टल पैलेस की एक ताकतवर सक्सेसर है जिसको कई सारे यंग प्रोटेजीज पूजा करते हैं और वो बेशक तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश भी करेंगे। यंग प्रोटेजीज मतलब बड़ी फैमिली के जाने माने ताकतवर लोग या फिर उनके बच्चे। जितना ज्यादा तुम गुचेंग की नजरों में उसको देखने के लिए तरसोगी उतना ही ज्यादा तुम उसकी नजरों में चीपर बनोगी। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम बस अपने आप को इग्नोर करो और गुचेंग से दूरियां बना लो। इसके बाद गुचेंग भी तुम्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगा। जिसपे चूचू दोबारा एक तरफा प्यार में पड़ी हुई लड़की की तरह कहती है कि यह बात सच है, लेकिन अगर मैं उसके लिए नहीं ढूंढूंगी तो फिर कहीं वो दूसरी लड़की ना पटा ले। जिसपे वैंग आगे से कहती है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मूवीज और नॉवेल्स के अंदर बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो यहाँ पे पिछले कई दिनों से देखा नहीं गया है, मुझे पक्का यकीन है कि वो मिंग के साथ हनीमून की तैयारियां कर रहा होगा कि ये तुम्हारे लिए ठीक है। लेकिन जो वैंग से कहती है कि तुमने पहले तो कहा था कि तुम उसे पसंद करती हो, वो भी बहुत ज्यादा। लेकिन वैंग आगे से कहती है कि मैं अलग चमड़ी की बनी हुई हूँ, तुम्हें तो ही कहा था कि गुचेंग कई सारी चीजें छुपा के रखता है जिनको तुम पता भी नहीं लगा सकती हो। लेकिन चूचू तुम काफी ज्यादा नादान और समझदार किस्म की हो और इमोशनल हो, इसीलिए इजिली हर्ट हो जाती हो। लेकिन मैं मोटी चमड़ी की बनी हूँ, मुझे इससे कोई असर नहीं पड़ता है। जिसपे चूचू गुचेंग की डेमोनिक सक्सेसर होने की बात को सोचते हुए कहती है कि हाँ वो काफी सारी चीजें छुपाए हुए है। अब इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि अपनी स्पिरिचुअल सी को ओपन ही करने वाला था। जियांग हमें बताता है कि ये चू युए की मेहरबानी है, उसकी हेवनली रियोन गेट्स एकेडमी तो उसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करती है। चू युए ने उसे कुछ पिल दी थी जिसकी मदद से वो यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल सी को ओपन करने वाला है। बोर्ड उसे बताती है कि वो औरत बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, उससे दूरी
बना के रखो। जिसपे जियांग उसे बताता है कि उसने सुना था कि चू युवे यहाँ पे एक ऑनर गेस्ट की तरह आई हुई है, जो कि शायद से हिडन जी फैमिली की एक मेंबर है और वो यहाँ पे किसी बिजनेस से आई है। जिसपे बोट उसे बताता है कि उसने ये पहले ही देख लिया है और उसे ऐसा लगता है कि चू युवे यहाँ पे कुछ लेने के लिए आई है और उसे ढूंढ रही है, और ये काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल तरीका माना जाता है बिना किसी को बताए हुए अंदर घुसना। इसीलिए वो जियांग चेन से इतना ही कहता है कि तुम संभल के रहना। वहीं पे हम लोग चू युवे को देखते हैं, जो कि अपने मन के अंदर सोचती है कि यहाँ पे हाल ही में कई सारे कल्टीवेटर्स दिखाई दे रहे हैं और उसे समझ में नहीं आता है कि इतने सारे कल्टीवेटर इतनी बेकार से जगह पे क्या कर रहे हैं। शायद से ये लोग यहाँ पे किसी बड़ी चीज को खोजने के लिए आए हैं। इसीलिए वो मन के अंदर सोचती है कि मुझे जल्दी अपने ब्रदर को ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसी टाइम पे जियांग चू युवे के पास आता है और वो चू युवे से कहता है कि उसने जो उसको एल्जियर दिए थे उसकी मदद से वो अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पा रहा है। वो उसकी इस दया को कभी भी नहीं भूलेगा और उसे जरूर किसी दिन रीपे करेगा। जिसपे चू युवे ऑफ कोर्स कहती है कि तुम्हें कोई भी रीपे करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जियांग यहाँ पे चू युवे को एक खास बात बताता है और उसे कहता है कि सच बोलने के लिए देरी हो चुकी है, लेकिन मेरी कल्टीवेशन कमजोर होने के बावजूद मेरे पास एक दूसरी आइडेंटिटी भी है, द सक्सेसर ऑफ डिवाइन सोर्स मास्टर। चू युवे आगे से बताती है डिवाइन सोर्स मास्टर उसका डिवाइन ओरिजिन काफी ज्यादा कमाल का होता है, क्योंकि वो माउंटेन्स और सी को कंट्रोल कर सकता है और साथ ही में वो इंसान लोगों का भविष्य के साथ साथ दुनिया का भी भविष्य बदल सकता है। जिसपे जियांग आगे से कहता है कि मेरे एंसेस्टर ऐसा किया करते होंगे, लेकिन चू युवे बात पूरी होने से पहले ही उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो फिर तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच लेना चाहिए। इसके बाद वो चू युवे को पकड़ती है और उसे उड़ाते हुए अपने साथ ले जाने लगती है और उसे कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करते हो तो फिर मैं काफी ज्यादा शुक्रगुजार रहूंगी। फिर चू युवे पहली बार उड़ रहा था तो फिर ये फीलिंग उसे कमाल की लगती है, तो उसकी बोट उसे बताती है कि तुम इतने से ही खुश हो गए, जब हम लोग रिकवर कर लेंगे तो फिर मैं तुम्हें एक पावरफुल टेक्निक बताऊंगा, टेलीपोर्ट होने की टेक्निक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब जियांग वहाँ पे उड़ी रहा था तो फिर कुछ लोग वहाँ पे और आते हैं, जो कि और को नहीं हमारे गुचेंग भाई साहब थे, जो कि यहाँ पे किसी बिजनेस से आए हुए थे। वहीं पे जियांग जैसे ही गुचेंग को देखता है तो वो सोचता है कि ये यहाँ पे क्या रहा है। वहीं पे तुम लोगों को पता ही है ना कि जब भी कोई फॉर्च्यून 1 गुचेंग के आसपास घूमता है तो सिस्टम उसे पहले ही बता देता है फूल बन के आते हैं, तो गुचेंग को पता चल जाता है कि जियांग यहाँ पे है और वो उसकी तरफ तिरछा होके देखता है, जिसे जियांग की कुछ सेकंड के लिए फट जाती है। मिंग उसे पूछती है कि तुमने कुछ देखा का? गुचेंग कहता है कुछ भी नहीं, बस एक छोटा सा कीड़ा था उड़ते हुए गया है, मैंने उसे इग्नोर कर दिया। वैसे हम लोग यहाँ पे टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को ढूंढने के लिए आए हैं, वो मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हेमेल्यू ग्रीवन गेट का सेक्ट मास्टर बाहर निकलता है और उन दोनों को वहाँ पे वेलकम करता है और वो उन लोगों से पूछता है कि आप यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हैं। गुचेंग आगे से कहता है कि ये मेरी वाइफ मिंग है, जो कि इमोर्टल डायनेस्टी की प्रिंसेस है, लेकिन मिंग उसे चुप करा देती है और अपने बारे में बताती है कि वो बस क्राउन प्रिंसेस है और वो उन लोगों से कहती है कि आपको ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ही आएंगे, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। वो सभी एल्डर्स मिंग से कहते हैं कि आप काफी ज्यादा पोलाइट हैं, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो हमें बता दीजिएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और मन के अंदर सोचते हैं उम्मीद करता हूँ कि गुचेंग हमारे सेक्ट को भी खत्म न कर दे। अब इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं, जो कि गुचेंग को बताती है हेमेल्यू रूइन गेट का मास्टर हमें देख के कुछ ज्यादा ही सरप्राइज नहीं था, ऐसा लगता है कि हमसे पहले भी यहाँ पे कुछ लोग आ चुके हैं। गुचेंग आगे से कहता है कोई बात नहीं है, आने दो जितने को आना है, कितने भी आए, कौन पहले आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर उन लोगों ने हमसे कुछ भी चुराने की कोशिश की तो फिर हम उन्हें। लेकिन गुचेंग मिंग से ज्यादा गुस्सा थी और वो कहती है कि हम उन्हें मार देंगे। इससे गुचेंग भी हैरान होता है, ये सोच कि ये तो दिन प्रतिदिन खूंखार होती जा रही है, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा, कहीं बर्तन न मंजवा ले। अब इसके बाद हम लोग गुचेंग को उसके रूम के अंदर देखते हैं और वो अपने एक पपेट से कहता है कि जाओ और जाके उस बंदे के ऊपर नजर रखो, जियान के ऊपर, वो जहाँ भी जाता है आके मुझे रिपोर्ट कर देना। इसके बाद वो पपेट वहाँ से चला जाता है। मिंग एक नजर के अंदर ही उस पपेट को पहचान लेती है कि एशियन रिकार्नेशन सुप्रीम बीइंग का पपेट है, जो अपने सक्सेसर के लिए छोड़ के गया था सेलेस्टियल एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर। गुचेंग मिंग से कहता है कि तुम्हारी आंखें कमाल की हैं, एक नजर के अंदर ही पहचान लिया कि वो कहाँ से आया है, पूरी जन्म कुंडली खोल के बाहर निकाल दी उसकी। खैर हमारे लिए टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन ढूंढने के लिए इतना काफी होगा। मिंगो से पूछती है तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? तुम मुझे यहाँ पे इसलिए लेके आए थे क्योंकि तुम कह रहे थे कि हमें वो टावर ढूंढना है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने पहले ही सारी तैयारियां कर ली हैं। गुचेंग मुझे कहता है क्या तुम खुश नहीं हो? मुझे लगा कि मैं तुम्हें अपनी साइड पे रख लूंगा तो फिर हम लोग कुछ टाइम के लिए अपना टाइम स्पेंड कर पाएंगे और मौज मस्ती करेंगे। लेकिन मिंग आगे से बताती है कि ऐसा नहीं है, वो खुश है, लेकिन उसे कभी कभी ऐसा फील होता है कि उसकी एबिलिटी और स्किल्स उसके मुकाबले काफी ज्यादा कम है और उसे बिल्कुल यूजलेस सा फील होता है। और अगर एक दिन उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है तो फिर क्या उसके साइड में खड़ी होकर पूरी दुनिया से वो लड़ पाएगी गुचेंग की खातिर? लेकिन गुचेंग मिंग को अपने पास लाता है और उसे कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा और मन के अंदर सोचता है कि ये जब भी होगा तब मैं इनविंसिबल होऊंगा। और मुझे अभी तक गुचेंग की असली कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं पता है, उसकी डिमोनिक कल्टीवेटर वाली वो अभी तक दिखाई ही नहीं गई है और जब दिखाई गई थी तब वो शायद कौसी सुप्रीम रियलम पे था।
जिसके बाद हम लोग याओजिंग नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि चुयुवे का शायद भाई है। उसी टाइम में याओजिंग के पास एक लड़की आती है जो कि उसे कहती है कि मैंने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा। जिसपे याओजिंग उसे कहता है चेंग निंग, मैंने भी तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा है, यहाँ पे क्या लेने के लिए आई हो। जिसपे निंग आगे से कहती है कि तुम लोग यहाँ पे पहले ही आ गए हो, क्या तुम लोगों को कुछ मिला। जिसपे याओजिंग आगे से कहता है कि अभी तक तो नहीं। निंग याओजिंग को एक प्रस्ताव देती है कि हम दोनों एक साथ मिलकर टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को ढूंढते हैं, जिसके बाद हम लोग लड़ाई करेंगे और जो भी विजेता होगा वो टावर को ले सकता है। जिसपे याओजिंग आगे से कहता है कि पहली बात मुझे ये बताओ कि तुम्हारी चेन फैमिली को टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन के बारे में कैसे पता चला। जिसपे निंग आगे से कहती है कि तुम्हारी फैमिली के अंदर ही सिर्फ कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि प्रिडिक्शन कर सकता है, और इसके अलावा चेन फैमिली यहाँ पे आ चुकी है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चुयुवे जियांग को लेके वहाँ पे याओजिंग के पास पहुंच जाती है और वो मन के अंदर सोचती है कि ये भी यहाँ पे आ गए। जिसके बाद वो जियांग की तरफ देख के सोचती है कि ये आदमी कौन है, क्या उसका लवर है। वह फिर चुयुवे याओजिंग के गले लग जाती है और उसे बताती है कि हमारे पास एक गुड न्यूज है। इसके बाद चुयुवे याओजिंग के कान में कुछ कहती है, वही सब बातें बता रही होगी कि ये सोर्स मास्टर है। वह फिर निंग उन दोनों से कहती है कि देखो ये नॉवल है, सीक्रेट के अंदर इस तरीके से बातें नहीं की जाती हैं, क्या छुपा रही हो, जल्दी से बता दो। जिसपे चुयुवे उसे कहती है कि तुम साइड कैरेक्टर हो, चुप रहो, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह भी जियांग की अंदर की बोट आगे से कहती है कि ये सभी लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। जिसपे जियांग आगे से कहता है कि ये पूरा माउंटेन ही साला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हर कोई साला ताकतवर है हमें छोड़ के। जिसपे बोट आगे से कहता है कि क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। उसके बाद चुयुवे अपने भाई को बताती है कि उसने सुना है कि हेवनली रिवेन गेट पे आज कुछ और कल्टीवेटर आए थे और उनके ऑरा के मुताबिक वो हम लोगों से कम ताकतवर नहीं है। याओजिंग यही सोचता है क्या वो लोग किसी दूसरे बड़े सेक्टर से यहाँ पे आए हुए हैं क्या। वह पे निंग आगे से चुयुवे से पूछती है क्या तुम्हें उन लोगों के ओरिजिन के बारे में पता है कि वो लोग कौन हैं। जिसपे चुयुवे आगे से बताती है कि उसे नहीं पता है, वो काफी जल्दी में थी, उसने उन्हें बस पीछे से ही नोटिस किया था। इसके बाद जियांग आगे बढ़ता है और वो उन लोगों को ग्रीट करता है जबान के ऊपर छाछनी लपेट के। इसीलिए निंग उसे कहती है कि काफी अच्छी बातें कर लेते हो छाछनी लपेट के। वह पे निंग अपने मन के अंदर सोचती है कि चुयुवे इस आदमी के साथ पूरा टाइम अकेले थी, जरूर इसके अंदर कुछ तो स्पेशल बात होगी। इसके बाद निंग उन दोनों भाई बहनों से कहती है कि उसने जिन कल्टीवेटर्स के ग्रुप को देखा था वो उनसे मिलना चाहती है, क्योंकि वह टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन की लोकेशन अभी तक अननोन है, शायद से वो लोग उनकी कुछ मदद कर सके। इसके बाद वो उन दोनों से पूछती है कि वो लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। इस पे वो दोनों भाई बहन टेलीपैथी के जरिए बात करते हुए कहते हैं कि चुयुवे के मुताबिक अगर जियान उनके साथ रहता है तो वो लोग पहले ही एडवांटेज के अंदर हैं, टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को वो लोग जल्दी ढूंढ सकते हैं, इसीलिए उनसे मिलने जाना कोई जरूरी बात नहीं है। जिसपे चुयुवे अपने भाई से कहती है लेकिन हम लोग उनके बैकग्राउंड के बारे में बिना जाने कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को निंग के साथ जाना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे बिना चाहती है तो हमें थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। जिसके बाद वो दोनों निंग से कहते हैं कि वो लोग उन लोगों से मिलने के लिए जरूर जाएंगे। वहीं पे जियांग इस बात से हैरान होता है और सोचता है कि ये लोग अचानक से गोचेंग से क्यों मिलना चाहते हैं। तो फिर बोट उसे कहती है कि हमारे पास यही मौका है, अगर वो चुयुवे को बता देता है कि वो गोचेंग से बदला लेना चाहता है तो शायद से उसकी जी फैमिली मदद कर सके। लेकिन जी चेंग आगे से कहता है कि अगर मैं उसे बता भी देता हूँ तो वो गोचेंग का मुकाबला कभी भी नहीं कर पाएगी। बोट आगे से कहता है कि बिल्कुल वो नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके पीछे जो हिडन जी फैमिली है शायद से वो कर दे। और वो आगे से जियांग को बताता है कि जी फैमिली उन फैमिलीज में से एक है जिनके मॉडल 1 को रिकार्नेट किया गया था और उनके पास कमाल की हिम्मत भी है। और ऊपर से अगर वो उन्हें बता देता है कि वो डिवाइन सोर्स मास्टर है तो बेशक अगर वो लड़की समझदार हुई तो वो पक्का उसकी मदद जरूर करेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब देखो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है, अगला आने वाला एपिसोड वो आखिरी एपिसोड होगा, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं तुम लोगों से एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, मुझे मानवा चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। तुम्हें से कई सारे लोग मुझे मानवा बताएंगे, लेकिन मैंने पहले से ही एक ढूंढ रखी है जो पहले से ही एक्सप्लेन है। और मुझे पता है कि तुम लोग अभी क्या सोच रहे हो, लेकिन मेरे बैकग्राउंड के बारे में तुम लोग मुझसे ज्यादा जानते हो कि मैं एक्सप्लेन की गई मानवा को ही ज्यादा प्रेफर देता हूँ। और वैसे भी वो पूरी सीरीज भाई नटसेल है, उसका मेन कैरेक्टर अलग ही लेवल पे है और ऊपर से वो पूरी सीरीज साइतामा की तरह है, यानी वन पंच मैन। और भी कई सारे एनिमे के रेफरेंस है उसके अंदर। और ऊपर से अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उन सभी ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। सीरीज 10 आउट ऑफ 9 है, कॉमेडी 10 आउट ऑफ 9 है और फाइट्स 10 आउट ऑफ 10 है। और शायद से तुम लोगों ने अभी तक उस सीरीज को गेस कर लिया होगा, वो सीरीज है मिस्टर ज़ॉम्बी। मुझे नहीं पता है कि अभी तक इसको किसने एक्सप्लेन किया है और कितना किया है। 122 चैप्टर हैं जो कि कमाल के हैं। और अगर तुम लोग इसे सपोर्ट नहीं करते हो तो फिर मैं कोई मानवा ढूंढ लूंगा, बस बात खत्म, जाओ और जाके आराम करो अब।